हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th आपका हिस्ट्री ऑल चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स फॉर प्री बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो बोर्ड एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। मतलब पैटर्न में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अगर प्री बोर्ड में नहीं आते तो वो सीधा बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको लेकर देता हूँ भाई। सिंपली एक चीज़ आप समझो इस बात को कि हम दो चीज़ें करते हैं, हम सब मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद हमें जो एक चीज़ चाहिए होती है वो बहुत सिंपल सी बहुत सरल सी चीज़ है, वो सामने आपको मैंने लिख दी है। सफलता चाहिए होती है। अब सफलता क्या है कि कभी आपके अनुसार आपको चीज़ें मिल जाएंगी और कभी ऐसा होगा कि नहीं मिलेंगी। अभी रात के लगभग मान के चलिए 3 बजने वाले हैं और मेरे पास यही एक विकल्प था कि मैं यहाँ पर लड़ूँ और यहाँ पर संघर्ष करूँ। यहाँ पर दिन में मेरी क्लासेस होती हैं तो रात में मेरे पास यही एक मौका होता है जहाँ PDF मेकिंग से लेकर वीडियो मेकिंग हर चीज़ करनी पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक होता है डट जाना, एक होता है डर जाना या सहम जाना या रुक जाना। मैं हमेशा पहले विकल्प को चूज करता हूं, डट जाने की मेरी प्रवृत्ति रही है। और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आपने अगर मेहनत करना है और आपको सफलता प्राप्त करनी तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता है। जीवन में हमेशा आपके संघर्ष आते रहेंगे और आपको उनसे फेस करना पड़ेगा। आज जब कुछ भी हो रहा है, आप अगर ये सोच रहे हो रात में यार ठंड बहुत ज़्यादा है, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, भाई ठंड तो सबको लग रही है। बहुत सारे लोग रातों को जग के पढ़ रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या अंतर होगा। माना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगेगा कि ये क्या बोला जा रहा है यार, क्वेश्चन बताओ, लेकिन भाई ये भी ज़रूरी है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ गलतियां मत करना। एक पहली जो गलती करते हो यार, तुम क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हो अच्छे से। तो पहला बात यह है कि क्वेश्चन पेपर को सही से पढ़ना है। दूसरा, तुमने क्या करना है, बड़े क्वेश्चंस को और अच्छे क्वेश्चंस को जो तुमको आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करना है। तीसरी गलती जो तुम करते हो वो प्लीज मत करना, दूसरे को बताने के चक्कर में मत पढ़ना। अपने पेपर को पहले अच्छे से कर लेना, उसके बाद देखना किसका क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो एक नियोजित आपका शहर कैसे है और मोहनजोदड़ो की वास्तुकला किस प्रकार नियोजन की ओर संकेत करती है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित शहरों का विकास है। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो पहली बात ही ये शहरी केंद्रों का विकास था, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध आपके पुरस्थल में से एक था। और नियोजित शहरों केंद्रों की कुछ उदाहरण हम पेश कर सकते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट बताएंगे बस्तियों का विभाजन। तो बस्तियों का विभाजन आपका दो भागों में किया जाता है, एक आपका होता है दुर्ग और एक होता है निचला शहर। दुर्ग आपका एक छोटा सा आपका भाग था जो कि ऊंचाई पर बना था। इसे दीवारों से घेरा गया था और दीवारों से घेर करके बस्ती से बाकी बस्ती से अलग किया गया था। ऊंचाई का कारण था आपका कच्ची ईंटों के चबूतरे पर ही बना था। अगर आपने छोटा भीम देखा होगा तो वहां पर राजमहल जो है वो ऊंचाई पर था, आपका पहाड़ पर्वत पे एक प्रकार से। और निचला जो इलाका गांव था वो आपका निचला बस्ती समझ लो उसको, तुमने आपका नीचे बसा हुआ है। और जो दुर्ग है वो ऊंचा बसा हुआ है, ऐसे करके याद आप रख सकते हैं। अगला है निचला शहर के बारे में। आपका कहीं अधिक बड़ा आपका संरचना था, काफी बड़ा निचला शहर था और इसे भी दीवारों से घेरा गया था। कई भवनों के आपके चबूतरे कच्ची ईंटों पर यहाँ पर भी बनाए गए थे, ये पॉइंट आपको बताना है। दूसरा, चबूतरों का निर्माण कैसे था। तो निचले शहर में कई भवनों का जो निर्माण है ऊंचे आपका चबूतरों पर ही बनाया गया था, जो नींव का कार्य कर रहे थे। नींव समझते हो ना, पिलर का कार्य मतलब कर रहे थे। और चबूतरों के जो सभा स्थल है बनाने के लिए शहर का सारा जो भवन निर्माण है आपका चबूतरों पर निश्चित क्षेत्र पर ही किया जाता था। जितना चबूतरा हो गया तो भवन उतने में ही बनेगा। उसके अलावा क्या विशेषता मिली, समान आकार की ईंटें मिली। अब समान आकार की जो ईंटें हैं, आप बताइए कि उस समय आपका ईंटों को सुखा करके अथवा मिट्टी के भट्टे में पकाई आपकी जाती थी और निश्चित अनुपात में, निश्चित का मतलब अगर कुछ भी अनुपात रख दिया गया है तो आपको वही अनुपात को फॉलो करेंगे। जैसे 2 गुनी आपका है और 4 गुनी चौड़ाई के रूप में इसका लंबाई जो ऊंचाई है इसकी 2 गुनी है और चौड़ाई इसकी 4 गुनी आपकी है, लंबाई मतलब। इस बात को भी आपको याद रखना है क्योंकि एक नंबर में भी आ सकता है। उसके बाद नालों का निर्माण, मतलब नालियों का निर्माण भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया था और नियोजित तरीके से किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उसमें सबसे विशिष्ट अगर मैं बात करता हूं तो जल निकास प्रणाली ही थी, जिसमें सड़कों को याद रखना ग्रिड पद्धति पर, सड़कों को हो या गलियों को ग्रिड पद्धति पर आपका बनाया गया था और इसको समकोण पर यह आपकी काटा करती थी। पहले आपके नालियों के साथ आपकी गलियों को बनाया गया, उसके बाद अगल बगल के भवनों का निर्माण किया गया। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो आपका चंडीगढ़ हमारा जो एक बहुत सुंदर सा शहर कह लीजिए और पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है, वो आपका नियोजित बस्ती का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या था कि प्रत्येक जो घर है उसके गंदे पानी को निकालने के लिए, मान लीजिए भवन है तो गंदे पानी को निकालने के लिए सड़क है तो सड़क की एक दीवार से कम होना चाहिए ताकि सड़क में पानी आपका चला जाए, नाले में चला जाए गंदा पानी उस भवन का, उस घर का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आवासीय भवन।
अब हड़प्पा सभ्यता में और मोहनजोदड़ो में आपके आवासीय भवन काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए थे, जिसमें निचला शहर में आवासीय भवनों के उदाहरण है। जो उदाहरण आपको मिलेंगे वो दुर्ग की जगह निचला शहर में मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर एक आपका आंगन बीच में मतलब होता था, केंद्र होता था, चारों ओर कमरे, मान के चलो ये आपका घर है तो बीच में आंगन। आज भी गाँव में ऐसे ही घर आपके होते हैं। आंगन का प्रयोग जो है खाना वाना पकाने के लिए, सूत काटने के लिए, और गर्म जो मौसम है, शुष्क मौसम, उस आपके मौसम के लिए बहुत अच्छा होता है। हर घर में आपका फर्श से बना, ईंट से, फर्शों के जो फर्श होता है वो ईंटों से बने आपके स्नानागार था, और छत पर जाने के लिए वहां पर सीढ़ियां भी थी। ये बातें आपको याद रखनी है। कुओं का निर्माण आपको याद रखना है कि आवासीय भवनों में आपका हमेशा, मान के चलो ये घर है तो यहाँ बाहर ही यहीं पर एक आपका कुआं बना दिया जाएगा, ताकि अगर कोई राहगीर यहाँ सड़क से गुजर रहा है, पानी पी करके सीधा वहां से वापस चला जाए, किसी के घर में ना जाए। इसीलिए बाहर के समय पे ही एक कुआं बना दिया जाए ताकि राहगीर आए और पानी पी के चला जाए। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले। ये भी एक नंबर में आ सकता है, कितने कुएं मिले? 700 कुएं। एकांतता को महत्व। अब यहाँ पर क्या था कि जो घर हुआ करता था उसमें आपकी खिड़की नहीं होती थी, तो खिड़की नहीं होगी तो बाहर से कोई देखेगा नहीं। एकांतता का बड़ा महत्व था। उसके अलावा जो आपका सामने का दरवाजा जैसे आजकल होता है और सामने आपका दिख जाती चीज़ें, तो इसका बड़ा मतलब ध्यान रखा गया कि सामने से दरवाजा नहीं था, दरवाजा इधर से था। अब आपको आंगन में अगर देखना है तो आपको इधर से मुड़ के यहाँ से घुसना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, फिर आंगन की तरफ इधर जाना पड़ेगा। मतलब आप अच्छा खासा उसमें मूव होके जाओगे, जिसके बारे में आप आंगन के बारे में, लोगों के बारे में नहीं देख पाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके अलावा विशाल स्नानागार। अब विशाल जो आपका स्नानागार था वहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि यहाँ पर नहाने का कार्य आपका होता था। बहुत बड़ी संरचना पाई गई है। जो आयताकार आपका जलाशय था, कैसा था ये आपको बताना है। आयताकार है, ठीक है, आयताकार आपका इसमें जलाशय आपका था। इस बात को भी आपको याद रखना। चारों ओर से गलियारों से आपका घिरा था। जिप्सन के गारे से आपका जो एक कुंड था उसे चिपकाया गया था। ये पॉइंट भी आप बता सकते हैं। उत्तर और दक्षिण में इसमें सीढ़ियाँ हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन आपका है हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं क्या है। देखिए हड़प्पाई जो लिपि है इसकी सबसे पहली जो विशेषता यही है कि भैया ये रहस्यमय लिपि है, आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, रहस्यमय लिपि है। दूसरा चित्रात्मक और वर्णनात्मक लिपि आपकी है, और खासकर ये चित्रात्मक है, वर्णनात्मक लिपि नहीं है। और इसमें आपका चित्रों के माध्यम से चीज़ों को दर्शाया गया, जिसमें आपके अनपढ़ लोग भी संकेतों के माध्यम से समझ सकते थे। इसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी आपकी लगभग बतानी है। 375 से लेकर 400 आपके चिन्ह थे। सबसे बड़े अभिलेख में आपके 26 चिन्ह थे। अब ये पॉइंट भी याद रखना, सबसे बड़े जो अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह थे। दाईं से बाईं ओर इसे लिखा जाता था, और इसका सिंपल समय पता चला कि मान के चलिए अगर इधर से लिखा जा रहा है तो इधर आपकी जगह बचेगी, लेकिन इधर जगह ज़्यादा नहीं बचेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ संकुचन, यहाँ पे जो है यहाँ संकुचन आपका होना शुरू हो गया था इधर की तरफ, आपका दाईं की तरफ। उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, उन कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को अधिक शक्तिशाली जनपद बनाने में सहायता पहुंचाई। अथवा में क्वेश्चन आ सकता है मगध किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद बन गया। देखो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टर्म में भी आया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड में ना आए, आ भी सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताओ कि भाई आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, सबसे शक्तिशाली जनपद माना। उसका कारण था उपजाऊ भूमि। पॉइंट क्या बनेगा आपका, उपजाऊ आपकी भूमि थी। अब उपजाऊ भूमि थी तो मतलब कृषि अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी मतलब पैदावार अच्छी होगी। पैदावार उस समय आपका कृषि का बहुत ज़्यादा महत्व था, तो इसलिए आपका मगध महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा, मगध में आपका लोहे की खान है। मेन पॉइंट क्या बनेगा, लोहे की खदान। अब आपका लोहे की जो खदान थी उसके कारण आपके हथियार बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा, जिस कारण से मगध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। तीसरा पॉइंट आप बताइए, जंगलों में हाथी मिलते थे आपके, और हाथी जो थे वो सेना में एक महत्वपूर्ण आपके माने जाते थे कि भाई सेना को मजबूती प्रदान करते हैं। उसके अलावा बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार जो बिंबिसार हैं, अजातशत्रु हैं, इन और महापद्मानंद भी कह सकते हो, पद्मानंद, ये महत्वाकांक्षी राजा थे और इन्होंने मगध को बहुत ज़्यादा विस्तार किया, बहुत मजबूत किया। ये पॉइंट आप बता सकते हो। उसके अलावा मगध की जो राजधानी आपकी राजगृह है वो आपकी किलेबंद तथा सुरक्षित थी। उसके अलावा बताइए मगध की दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र है वो गंगा नदी के माध्यम से, जो आपका आवागमन है बहुत आसान था। मतलब गंगा नदी के माध्यम से या जल के माध्यम से व्यापार करना बहुत वहाँ आसान था। ये पॉइंट आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे होता है। भाई हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सभ्यता रही तो आपको पता होगा लगभग मान के चलिए 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रहती है, ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो ये आपकी अंत क्यों होती है, तो 1900 ईसा पूर्व में खत्म होना शुरू हुआ। आप बताइए, एक भौतिक सांस्कृतिक बदलाव होता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या होगा, भौतिक सांस्कृतिक बदलाव आए, जिसमें आपका सभ्यता की जो विशिष्ट पुरा वस्तुएं हैं, जिसमें बाट का निर्माण हो गया, मनकों का निर्माण हो गया, मोहरों का निर्माण हो गया, ये कलाएं समाप्त होने लग गई। और लेखन संबंधित जो आपकी व्यापार और शिल्प विशेषज्ञ है इसमें समाप्त हो गए।
उसके अलावा आवासीय भवनों का जो निर्माण है और कला का हाथ से होने लगा। हाथ से मतलब लगातार खत्म आपके होने लगे। आवासीय भवनों की जो तकनीक है उसमें आपको भूल चुके थे, अब संरचनाएं इतनी बढ़िया नहीं बना पा रहे थे, ये पॉइंट आप बता सकते हो। उसके अलावा और भी परिवर्तन आए जिसमें प्रकृति आपदाएं हैं, बाढ़ है, आपका जलवायु परिवर्तन है, वनों की कटाई है, नदियों को सूख जाना है, मार्ग बदलना नदियों के एक प्रकार से, और उपजाऊ जो भूमि है क्षमता उसकी कमी आना। उसके अलावा बताइए सुदृढ़ीकरण, एकता आपकी रही। आपका हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर राज्य का अंत होना बाहरी आक्रमण के कारण प्राचीन सभ्यता का एक आपका नई संस्कृति की ओर फैलाव भी कारण हो सकता है कि बाहर से किसी ने आपका हमला किया और आपकी संस्कृति खत्म करके अपनी ला दी। उसके अलावा मन के मोहरे भांडे लिपि, आपकी जो मनकृत बाट प्रणाली है उसके आपके परित्याग के तर्क भी हमें दिया जाए कि इन्हें आपका छोड़ दिया गया, और जगह आपका स्थानीय बाटों के प्रयोग से शहरों में परिवर्तन आया। परित्याग का मतलब छोड़ने की ओर तर्क मिलता है हमें कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फिर छोड़नी शुरू कर दी होंगी। अगला क्वेश्चन आपका है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? आप बताइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज आता है राज्य और नगरों का विकास होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे आपके नए नए नगर और नए नए राज्य बन रहे थे। उसी समय आपका लोहे का प्रयोग बढ़ा। अब लोहे का प्रयोग आपका हलों वलों में भी होने लग जाएगा, कृषि व्यवस्था में होने लग जाएगा, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी और समाज में चेंज आएगा। उस समय सिक्कों का विकास होता है। बहुत सारे राजाओं ने सिक्के अपना जारी करना शुरू करा, और जैन और बौद्ध धर्म का विकास भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आपका होने लगा। जैन और बौद्ध धर्मों के माध्यम से रचना शुरू हो जाती है, तो समाज के बारे में लिखेंगे और जो पुरानी व्यवस्था है उसको चोट पहुंचाएंगे, उसको खत्म करने की बात करेंगे। और महाजनपदों का विकास, अब आप बताइए उस समय आपके बहुत सारे जो जनपद है, खास करके 16 महाजनपद जो हमारे हैं मेन, उनका विकास भी शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए कौन सी दो विधियां आपके प्रयोग करते हैं? एक आपका समाधान है, ठीक है, और एक आपका विलासिता की कुछ वस्तुओं के माध्यम से करते हैं। समाधान का मतलब ये है कि भैया इसमें सिंपल है, आपका हड़प्पा स्थल है वहाँ से मिला समाधान है, मतलब मृत की जो गर्त है उसमें जो दफनाया गया, वहाँ पे कभी कभी जो बनावट एक दूसरे से अलग हुआ करती थी। अब कई जो गर्त है, गर्त का मतलब है कि मान के चलिए कब्र है, कब्र की जो नीचे की इलाका है उसे गर्त बोला गया है। तो कभी कभी आपकी जो बनावट एक दूसरे से अलग होती थी। कई गर्तों पे ईंटों की चुनाई की गई। चुनाई का मतलब ईंटें नीचे रख दी गई, मतलब ईंटों से आपका फर्श सा बना दिया गया उसे। और समाधानों से कई प्रकार के आभूषण हो गए, मृदभांड हो गए, और कई आपके मान्यता जो है वो अलग अलग मान्यता की ओर आपका इंगित करता है कि मरणोपरांत मतलब वस्तुएं रखी जाती थी। लेकिन आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में महंगी वस्तुएं रखने का कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। इस बात को भी याद रखना है। इतिहासकारों के अनुसार जिन स्थानों पर महंगी वस्तुएं मिली हैं संभवतः अमीर होंगे, और जिन स्थानों पर रोजमर्रा की वस्तुएं मिली हैं उन लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न रही होगी या गरीब रही होगी। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुएं दफनाने का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में था ही नहीं। इस बात को भी याद रखना है आपको। विलासिता की वस्तुएं में क्या होगा, दो प्रकार में बांटा इतिहासकारों ने, एक उपयोगी वस्तुएं और एक विलासिता की वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं जिसमें आपका सुई झावा, आपका मनके हो गया, चकिया हो गई, और विलासिता की वस्तुएं में खासकर फ्योन्स नामक, यहाँ पर देखिए फ्योन्स नामक जो आपका पात्र है जो रेत चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्योन्स। तो आपको बताना विलासिता की वस्तुएं थी, जहाँ फ्योन्स मिला मतलब वो लोग आपके अमीर रहे होंगे, समाज में उनकी स्थिति अच्छी रही होगी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। भाई देखो, अभिलेख शास्त्र अपने आप में क्वेश्चन आपका आया हुआ है और विद्वानों ने कई प्रकार से इसको समझा है। सबसे पहले आपका अभिलेख जो शास्त्र होते हैं, मान के चलिए यही आपका ये पीडीएफ ही है। अब ये पीडीएफ एक समय के बाद आपका लुप्त होने लग जाए, इसमें मिटे अक्षर होने लग जाए, आपका इसकी जो एक महत्वता है आप समझ ही ना पाओ, इसको पढ़ ही ना पाओ, तो फिर इसका महत्व तो घटेगा। सेम इसी प्रकार से जो उस समय के आपके जो भी हमारे पास स्रोत हैं, अभिलेख हैं, उनकी महत्वता भी लगातार घटेगी। पहला कारण आपका है कभी कभी अक्षरों को बहुत हल्के ढंग से उत्तीर्ण किया आपका जाता था, जिन्हें पढ़ना बहुत कठिन हो जाया करता था। दूसरा, ये नष्ट भी हो सकते थे और जिससे अक्षर लुप्त हो जाया करते थे। वे आपके हजारों की संख्या में प्राप्त हुए हैं, और परंतु सभी के अर्थ आपके अर्थ निकालना बहुत आसान नहीं था, और ना ही उनका अनुवाद करना आसान है। इसके संबंध में एक आपका मौलिक समस्या भी है, जिसमें यह है कि जिस चीज़ को हम आज राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं वह सब कुछ अभिलेख में आपका अंकित नहीं हो सकता। उदाहरण की दैनिक आपकी जो भी जीवन से सुख दुख की अभिलेख आपकी चीज़ें हैं वो अभिलेखों में नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े और विशेष अवसरों पर ही इसका वर्णन होता है। मतलब आम बोलचाल या समाज के बारे में ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा। और ये अभिलेख सदा उन्हीं व्यक्तियों के आपके विचार रखते थे जो उन्हें बनवाया करते थे, मतलब राजा हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई महंगा आदमी हो गया या अमीर आदमी हो गया। इसलिए वास्तविकता जानने के लिए इन अभिलेख शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसे लिखा किसने और किसने लिखवाया इसको।
उसके बाद गोत्र क्या होते हैं भाई, गोत्र देखो किसी आपके वैदिक ऋषि के नाम पर आपका इसमें निर्धारित होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे वशिष्ठ जो गोत्र है उसी के आधार पे कोई वैदिक ऋषि कोई भी हो सकता है, आपका भी कोई ना कोई वैदिक ऋषि होगा, उसके आधार पर आपका गोत्र है। यहाँ पर गोत्र के दो नियम होते हैं। पहला आप बताइए कि गोत्र में स्त्री जो होती है पहले तो शादी से पहले पिता का गोत्र लगाती है और शादी के बाद अपने पति का गोत्र लगाना स्त्री शुरू कर देती है। अगर हम गोत्रों की बात करते हैं तो वैदिक जो आपका ऋषि है उसके वंशज माने जाते हैं और ब्राह्मणी आपकी पद्धति है जिसमें आपका 1000 ईसा पूर्व के बाद ये प्रचलन में आई थी और लोगों ने अपने मतलब जो भी आपके जो गुरु हमारे थे उसके आधार पर अपने गोत्रों को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। आज भी गोत्र जो प्रचलन है समाज में चलता है। हमारा है मौर्य प्रशासन के प्रमुख आपके अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में से कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं अथवा मौर्य के प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि मौर्य प्रशासन लगभग सभी जो आपके अभिलेख होते हैं उनकी जानकारी अशोक के अभिलेखों में मिलती है अभिलक्षणों की, जैसे प्रजा के बारे में, संबंध के बारे में, राजनीतिक केंद्र के बारे में, प्रमुख अधिकारी के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में। तो अभिलेखों में आधुनिक आपके पश्चिमोत्तर जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर एक स्थान में आपके जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपके संदेश को उत्तीर्ण करवाया, मतलब वहाँ पर उसमें लिखवाया था एक प्रकार से, जो स्तंभ लेख बहुत सारे स्तंभ बनवाए थे। तो मौर्य प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसमें सबसे पहले मिलता है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा जो आपका केंद्र आपका अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है सबसे बड़ा केंद्र था। उसके बाद आप बताइए 4 प्रांत और थे जिसमें आपका तक्षशिला आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ही आपका आ जाता है, जम्मू कश्मीर के इलाके में जो आपका है। उसके अलावा उज्जैनी जो हमारे मध्य प्रदेश में है। तोसली की अगर मैं बात करता हूँ ये आपका उड़ीसा राज्य में आपका पड़ता है तोसली, ठीक है। स्वर्णगिरी आपका कर्नाटका में है, तो ये लोकेशन आपको याद रखनी आपका राज्य वाइज भी, ताकि लोकेशन मैप में भी बढ़ सको। उसके बाद आसमान आपका शासन व्यवस्था। मौर्य आपका साम्राज्य बहुत ही विशाल था और उसके अतिरिक्त साम्राज्य में बहुत आपका क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र शामिल थे जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के, जहां अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके आपके, यहाँ पर आपको समझना है कि बहुत एक सम आपका इलाके में नहीं था, बहुत भिन्न भिन्न इलाकों में आपका मौर्य साम्राज्य फैला पड़ा था। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो भारत के मैप में जाओगे तो पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान काफ़ी दूर है, वहीं पर उड़ीसा भारत के नीचे की तरफ आपका पूर्व की तरफ है जो तटीय इलाका है, पानी से आपका मिलने वाला इलाका है। तो काफ़ी भिन्नता देखने को यहाँ पर मिलती है। अब सारे इलाकों में समान एक प्रशासन समान लाना संभव नहीं है, परंतु संभव आपका क्या हो सकता है, आपका कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तो उसके आसपास के इलाकों पर हो सकता है कि जो कड़ा नियंत्रण है, मान लीजिए राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी तो उसके आसपास के इलाकों में कड़ा नियंत्रण आपका हो सकता है, बाकी इलाकों में नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रांतीय केंद्रों का चयन। अब जो है प्रांतीय केंद्रों का जो चयन है बड़े ध्यान से किया गया था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग आपके थे। तक्षशिला आपके पाकिस्तान वाला और उज्जैनी मध्य प्रदेश वाला, दोनों ही लंबी दूरी वाले आपके महत्वपूर्ण आपके व्यापारिक मार्ग थे। और कर्नाटका जो है स्वर्णगिरी मतलब सोने की पहाड़ था, इसके आधार पर इनका चुनाव किया गया था। अगला है आवागमन को सुचारू बनाना और साम्राज्य के संचालन के लिए स्थल और जल दोनों मार्गों से। तो आपका इस समय क्या किया गया कि सुचारू रूप से जो आपका एक साधन है उसको आपको व्यवस्थित किया गया, जिसमें आपका राजधानी से प्रांतों को जाने के लिए कई सप्ताह और महीने लग जाते थे। ऐसे में यात्रियों के खान पान, उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था आपकी करनी पड़ती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा जो है प्रमुख माध्यम आपकी वहाँ पर रही होगी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो मेंटेन चीज़ों करके चलते थे। समितियाँ और उप समितियाँ भी थी। मेगास्थनीज का नाम जरूर याद रखना और उनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, ये भी याद रखना। उन्होंने क्या किया, कुछ डिवीज़न करा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक समिति और आपकी 6 उपसमितियों का विभाजन किया। एक समिति आपकी एक समिति बनाई और 6 उपसमितियों की उन्होंने व्यवस्था कर दी। पहली आपके बताना है कि एक उपसमिति का काम नौसेना का संचालन था। उसके बाद दूसरा खान पान जो आपका है, खान पान जो आपका है उसका संचालन करती थी। तीसरी पैदल सेना का आपका संचालन करती थी। चौथा आपका अश्वारोही, मतलब आपके जो अश्व होते हैं उसके माध्यम से घोड़ों की। और 5वां रथारोही। आपको उस बताना है कि यहाँ पर रथारोहियों की व्यवस्था, रथ जो होते हैं, अश्व वाले में क्या है कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, रथ में क्या होगा 2-3 घोड़े हो सकते हैं और रथ हो सकता है। उसके अलावा आपका हाथियों के संचालन की व्यवस्था, 6 आपके भाग ये है। उसके अलावा दूसरी उपसमिति भी बांटी थी जिसमें आपका हथियारों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन बनाना, जानवरों के लिए खाना और चारे की प्रबंधन करना, सैनिकों की देखभाल करना और सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ये सारे काम आपको बता देने हैं। उसके अलावा बताइए धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्र मतलब बौद्ध धर्म जो आपका है उसके प्रचार प्रसार के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसे धम्म महामात्र कहा गया है।
और जो धम्म होता है जिसमें कहा गया है कि भैया बड़ों का सम्मान करो, छोटों का आदर करो, सन्यासियों के प्रति आदर आपका उदार रहो, है ना, और बाकी धर्मों को सम्मान दो, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वर्ण व्यवस्था से जुड़ी आजीविका का वर्णन कीजिए। भैया देखो, वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो धर्मशास्त्र हो, धर्मसूत्र हो, 4 वर्गों की जो आपकी आजीविका है उसका वर्णन करता है। जैसे ब्राह्मणों का कार्य आपका जो था वो आपका कार्य वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और दान लेने की व्यवस्था थी। क्षत्रियो का कर्म था आपका लोगों की सुरक्षा करना, युद्ध करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। जो वैश्य होते हैं वो आपके कृषि, गौपालन, आपका व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा देना, ये सारे काम किया करते थे। उसके अलावा शूद्र का काम केवल एक ही था, तीनों वर्गों की सेवा, जो ऊपर के 3 वर्ग हैं उनकी सेवा करना। तो 4 वर्ग कौन से हुए? सबसे पहला आपका है ब्राह्मण, दूसरा आपका हो गया क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आपका शूद्र। तो शूद्र का जो काम था आपका बाकी के ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करना, केवल यही काम था बस उसका। अगला क्वेश्चन आपका है किसी भी साहित्य ग्रंथ का अध्ययन करते समय इतिहासकार को किन किन आपके चीज़ों पर विचार करना चाहिए और ये क्या काम आपको करने, किन पॉइंट्स बन सकते हैं? सिंपल आप बताओ, महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए कठिन काम कैसे हो सकता है? आप बताइए सबसे पहले कि इतिहासकारों के लिए किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय कुछ पहलुओं को समझना चाहिए। सबसे पहला आपका रहता है भाषा। इतिहासकार इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ की भाषा कैसी है, पाली है, प्राकृत है, तमिल है या कैसी आम लोगों द्वारा क्या बोला जाता था। साथ ही विशिष्ट रूप से पुरोहित वर्ग द्वारा और खास वर्ग द्वारा आपकी जो लाई गई भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी। दूसरा प्रकार, इतिहासकार देखते हैं कि प्रकार कैसा है। इतिहासकार आपके जो हैं वो प्रकार पर ध्यान देते हैं, वह किस रूप में लिखे गए हैं और ग्रंथ जो हैं अनुष्ठान द्वारा आपके पढ़े गए उच्चारित कैसे किए जाते थे। साथ ही आपका कथा जो है वो कथा में है और लोग आपके पढ़ सकते हैं और सुन सकते थे, मतलब कविता और कहानी को दोबारा सुना जा सकता था। लेखक जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतिहासकार इस चीज़ पर भी ध्यान देते हैं कि लेखक के बारे में जानकारी जानने का प्रयास करते हैं, उसका क्या दृष्टिकोण था, विचार था ग्रंथ के रूप में। रचना काल, वो उसका मतलब समय काल क्या था। साथ ही स्थान, आपका रचना स्थान कहाँ पे आपकी उस चीज़ की रचना की गई है, ये सारे के सारे चीज़ जो है वो आपकी की जाती है और महाभारत में इस चीज़ को विशेषकर ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आया हुआ है, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले बात बताइए आपकी महाभारत आपका जो विकास है वो संस्कृत के पाठ के साथ ही आपका समाप्त नहीं होता है, इसकी रचना और व्याख्या जो है समय समय पर होती रही है। अगर हम पाठांतरों की बात करें तो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और शताब्दियों से काव्य के अनेक पाठांतर इसके अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। अनेक कहानियाँ आपकी सम्मिलित है इसमें, अनेक कहानियों का उद्भव हुआ है, विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से हुआ है। जिस खास लोगों ने इसके बीच में प्रसार हुआ महाकाव्य में आपका सम्मिलित कर दी गई वहाँ के विशेष के रूप में भी। मूर्तिकला, चित्रकला, पुनर्व्याख्यान का मतलब है आपका काव्य मुख्य कथा जो है अनेक बार उसकी व्याख्या की गई, अनेक बार बताया गया भाई ऐसा ऐसा है, मतलब एक चीज़ फिक्स नहीं है, कई सारी चीज़ें ऐड होती गई। विषय वस्तु मतलब है महाकाव्य में जो है वो नाटकों और नृत्य कलाओं के भी विषय वस्तु इसमें दिए गए हैं। अनेक लेखक हैं जो आपके महाभारत उसके मूल कथा और रचयिता भाट सारथी माने जाते हैं, जबकि इतिहासकार वेद व्यास को रचनाकार बताते हैं। इसके अलावा कई रचनाकार आपके माने जाते हैं और कई तरह का आपका संकलन इसका किया गया है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं भाई। जो आपका ये हज़ारों वर्षों में इसकी रचना हुई है तो आपका लगभग 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती गई अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका है मौर्यकालीन इतिहास की आपकी रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों का आपको स्पष्ट करना है। कौन से आपके 4 स्रोत हैं, क्या चीज़ें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में रचना आप कर सकते हो, उनके बारे में बता सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप बताइए मौर्यकालीन जानकारी के जो स्रोत हमारे सामने है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। इस पुस्तक में मौर्य के प्रशासन प्रणाली, तत्कालीन समाज का सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा है कौटिल्य मतलब चाणक्य। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र हमें मौर्यकालीन की शासन प्रणाली के बारे में जानकारी देती है। शार्ंगदत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश को किस प्रकार राज्य को समाप्त कर दिया। जैन और बौद्ध धर्म में आपका जो है वो मौर्य राजाओं के जीवन और जो धार्मिक विचार है उसके प्रकार छाप के डालते हैं। साथ ही अशोक के अभिलेखों में मौर्य इतिहास की जानकारी सबसे प्रभावशाली तरीके से सबसे अधिक सहायता मिलती है और हमें अशोक के धर्म और प्रजा हितैषी कार्यों के बारे में जानकारी भी यहीं से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है महायान और हीनयान में अंतर बताओ। जो आपका महायान है ये बौद्ध धर्म में एक नई परंपरा है। क्या है? नई परंपरा है। बौद्ध धर्म को ये भगवान आपका मानते हैं, ये मूर्ति पूजा में आपका विश्वास रखते हैं और इसमें विश्वास किया जाने वाला यह है कि आपका बुद्ध जो है मुक्ति दिलवा सकते हैं
और बौद्ध परंपराओं में नए परिवर्तनों के साथ अपना विश्वास बनाए रखते हैं, नए परिवर्तन की मांग करते हैं। हीनयान जो होते हैं पुरानी परंपरा है, बौद्ध को इंसान मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं ये लोग, मूर्ति पूजा को मतलब मानते ही नहीं है। इसमें निब्बान के लिए व्यक्ति प्रयास के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। निब्बान का मतलब आपको अगर मुक्ति चाहिए तो आपको विशेष आपका प्रयास करना पड़ेगा। और ये लोग आपके पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए गए रास्तों पे, जो पुराने शिक्षक हैं उनके जो भी रास्ते बताए गए उन पे ये लोग चला करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इस ईसा पूर्व आपका जो है लगभग बताइए छठी ईसा पूर्व या प्रथम ईसा पूर्व आपका सहस्त्राब्दी जो काल है विश्व इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? भाई ईसा पूर्व का प्रथम सहस्त्राब्दी जो आपका काल है एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? पहला कारण है आपका विचारकों का उदय। उस समय आपका वर्ल्ड में ही पूरे बहुत भिन्न भिन्न जो विचारक है उनका उदय हो रहा था, जिसमें आपका जरस्तुस्त ईरान से, खुंगसी आपका जो है चीन से, यूनान से आपका सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत से महावीर और बुद्ध। इनके नाम याद रखना, देश का नाम याद रखना, ताकि अगर एमसीक्यू में भी आए तो आप इसको लिख सको। उसके बाद उसी समय बहुत सारे नगर राज्यों का उदय हो रहा था, और ये वह समय था जब गंगा घाटी के निकट आपके नए नगर राज्यों का उद्भव हो रहा था। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आ रहे थे, जिसमें आपका वर्ण व्यवस्था मजबूत पकड़ जो है वो कमज़ोर होने लग गई थी, ब्राह्मणवाद की आपकी अवहेलना होने लग गई थी, और यज्ञों की परंपरा को ना मानना, आर्थिक क्षेत्रों में लोहे के हलों का प्रचलन से ही सामान्य लोगों के जीवन में आपको सुधार लाया गया। आपका है, इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में कौन से आपके साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं? तो सबसे पहले आपको याद होगा कि जो आपका इब्न बतूता है वो आपके मोरक्को से हैं, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, और मोरक्को में एक तंजीयर आपका जो है, तंजीयर आपके जगह में इनका जन्म होता है, और बहुत सम्मानित और शरिया को मानने वाले शरिया के ज्ञाता परिवार में इनका जन्म होता है। और ये आपका जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भारत में था। उस समय आपका 1300 आपका लगभग 32-33 के आसपास इंडिया में आते, 33 मान लो, इंडिया में आपका गमन करते हैं। अब जैसे ही वो आपको इंडिया में आते तो भारत में बाज़ारों में दास को किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम आपका बेच सकते थे, नियमित रूप से आपका भेंट स्वरूप उनको दिया जा सकता था। उसके अलावा आपका बताइए, इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप आपके घोड़े हो गए और आपके दास खरीद लिए। और जब वह मुल्तान में था तो वहाँ के गवर्नर के लिए इसने किशमिश और बादाम के साथ साथ दास और घोड़ा भी उन्हें भेंट स्वरूप दिया था। साथ ही इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक आपका नसरुद्दीन नामक धर्म प्रेक्षक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे 1 लाख टके की मुद्रा तथा 200 दास दान में दे दिए, मतलब बिल्कुल दे दिया उसे। साथ ही इब्न बतूता बताते हैं कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ आपके सदस्य संगीत और गायन में निपुण थे, मतलब बहुत कुछ उन्हें आता था। साथ ही आप बताइए, यहाँ पर सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासों को भी नियुक्त किया करता था। साथ ही दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इनकी जो आपकी सेवाएं हैं वो पालकी ढोने में एक प्रकार से पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप से जरूरत होती थी। दासों की कीमत बहुत कम होती थी, आपकी जो दास उनकी कीमत बहुत कम होती थी, विशेष उन दासियों की जिनकी आवश्यकता केवल घरेलू काम के लिए, मतलब उन दासियों की कीमत बहुत कम है जो घरेलू काम कर रही है, लेकिन अगर गायन कर रही है, नृत्य कर रही है तो उनकी थोड़ी कीमत ज़्यादा हो रही होगी। अधिकांश परिवार में उन्हें रख पाने में आपके समर्थ थे, कम से कम 1 या 2 तो आपका दास रखा करते थे उस समय वे लोग। अगला क्वेश्चन आपका, अल-बिरूनी को भारतीय इतिहास को समझने में कौन सी समस्याएं आई तथा समस्याओं के समाधान के लिए उसने क्या किया? देखिए, अल-बिरूनी को भारतीय आपकी जो इतिहास है उसको समझने में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्या है भाषा की समस्या। आप बताइए, भारतीय ग्रंथों की रचना आपका संस्कृत भाषा में हुई, जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है, और यह भाषा आपकी अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा दूसरी भाषा से अनुवाद करना बहुत मुश्किल था, मतलब वो संस्कृत को समझ पाना उसके लिए थोड़ा आसान नहीं था। दूसरा, धार्मिक व्यवस्था और प्रथा जो है भारतीय समाज की जो थोड़ी अलग है, और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे जो भिन्न भिन्न जाति, धर्म और वर्गों में या वर्णों में विभाजित थे। अभिमान, अब भारतीय लोग उन्हें अपने बारे में नहीं बताना चाहते थे, ये भी एक समस्या थी कि अभिमान की समस्या थी, भारतीय लोग उन्हें नहीं बताना चाह रहे थे। साथ ही आपकी समस्याओं के बावजूद ब्राह्मणों द्वारा रचित आपकी जो कृतियां हैं उन पर आश्रित रहे। संस्कृत की आपकी रचनाओं पर भी स्थानीय लोगों, भारतीय पंडितों के द्वारा सहायता से उन्होंने थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश करी और समझा उन्होंने। साथ ही वेदों, पुराणों, आपके भगवद गीता, पतंजलि की कृतियाँ, उनकी अनुस्मृति, इनके माध्यम से आपका इन्होंने समझने का भारतीय इतिहास को समझा या भारतीय समाज को समझने की कोशिश करी। अगला क्वेश्चन आपका, अल-बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण करिए। भाई, जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा है आप बताइए। अल-बिरूनी अन्य समुदायों के प्रति आपका जो है वो खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने की व्याख्या करते हैं, जिसमें आपका वो फारस में आपका 4 सामाजिक वर्गों को व्याख्या आपका करते हैं या बांट देते हैं। पहला वर्ग आपका जो होता है वो आप घुड़सवार और शासक वर्ग,
दूसरा वर्ग आपका अनुष्ठान और पुरोहित तथा चिकित्सक वर्ग, तीसरा आपका खगोल शास्त्री, चिकित्सक और वैज्ञानिक, और चौथा आपका जो होता है यहाँ पर वो है कृषक और शिल्पकार। 4 वर्णों में आपका यूरोप भी बटा हुआ था। वैसे ही आपका यह सामाजिक जो वर्ग दिखते हैं, ये वर्ण व्यवस्था का आपका निर्माण केवल भारत में ही नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में है। अपवित्रता को मान्यता को स्वीकार करना, यहाँ पर आपका ये कहते हैं कि आपका ब्राह्मणवादी जो व्याख्या है उसका उल्लंघन करते हुए आपका अल-बिरूनी कहते हैं कि सभी वस्तुओं जो अपवित्र हो चुकी हैं उन्हें पवित्रता में मूल स्थिति को प्राप्त कर सकती है। मतलब अगर कोई चीज़ अपवित्र हो चुकी है वो मूल एक प्रकार से पवित्र हो सकती है। और सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, समुद्र नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। यदि ऐसा नहीं है तो पृथ्वी का जीवन असंभव आपका होता है। पवित्रता की धारणा प्रकृति के विरुद्ध है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जो आपका अपवित्रता की धारणा है भैया वो प्रकृति के विरुद्ध है। आपका भारत में ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हिंदू ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मणों का उदय जो है वो ब्रह्मा के सिर से हुआ है। ब्राह्मण जो है प्रकृति का दूसरा नाम है और सिर्फ आपका शरीर का ऊपरी भाग होने के कारण ब्राह्मण जो है पूरी प्रजाति में सबसे चुनिंदा भाग आपके माने जाते हैं। ये बातें भी बोल दी गई हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय आपका शहरों को व्यापक आपका अवसरों से भरा हुआ आपका पाया है और इब्न बतूता ने आपका भारतीय शहरों की विशेषताएं क्या बताई हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें आपको कोई संदेह नहीं कि इब्न बतूता वृत्तांत शहरी केंद्रों की जीवन शैली को समझने में बहुत सहायक है और यह कारण है कि यह वृत्तांत बहुत ही विस्तृत है, आपका स्पष्ट है और ऐसा लगता है कि एक सजीव चित्र उन्होंने प्रस्तुत कर दिया हो। जैसे आपके इब्न बतूता बताते हैं, इब्न बतूता बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरों में इच्छा शक्ति आपका जो है वो साधनों को कौशल बनाने वाले लोगों के लिए भरपूर अवसर थे। अगर आपके पास साधन है, इच्छा शक्ति है, कौशल है तो बस भरपूर आपके पास अवसर है और वे आपके घनी आबादी वाले आपके समृद्ध शहर थे। परंतु कुछ नगर आपको युद्धों और अभियानों के कारण नष्ट हो चुके थे। इब्न बतूता बताते हैं कि वृत्तांत ऐसा लगता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें हैं, चमक दमक वाले आपके रंगीन बाजार थे जो भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी वस्तुओं से भरे थे। इब्न बतूता आपके कहते हैं कि दिल्ली को भारत में सबसे आपका बड़ा शहर बताते हैं जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक थी और दौलताबाद जो है वो महाराष्ट्र आपका बहुत मतलब एक प्रकार से आकार में दिल्ली को चुनौती दिया करता था। ये पॉइंट भी आपको बताना है। साथ ही यहाँ पर बाजार जो मात्र आपका है वो क्रय विक्रय के स्थान नहीं थे बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी आपके बाजार थे। अधिकांश बाजारों में आपकी एक मस्जिद या एक मंदिर होती थी। कुछ बाजारों में आपके नर्तकों संगीतकारों में आपको जो गायन करते हैं, सार्वजनिक आपके प्रदर्शन के स्थान भी दिए गए थे। साथ ही इब्न बतूता बताते हैं कि शहरी समृद्धि जो वर्णन है उसमें अधिक रुचि नहीं रखता, परंतु इतिहासकारों ने उनके वृत्तांत का प्रयोग तर्क देने के लिए किया गया है और शहरों की समृद्धि का आधार गाँव की आपकी कृषि अर्थव्यवस्था को माना गया है। साथ ही आप बताइए, उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीप व्यापार और वाणिज्य के एशियाई तंत्रों से आपका भली भांति जुड़ा हुआ है। ये सारी पॉइंट आपको लगभग इब्न बतूता बताते हैं भारतीय शहरों के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका है, अल-बिरूनी के किताब उल हिंद की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले आप बताइए, किताब उल हिंद जो आपका है वह एक अरबी में लिखी गई एक किताब है जो आपका किताब बड़ी सरल और सहज है, स्पष्ट है। आपके अध्याय की बात करें तो ये आपका विस्तृत ग्रंथ है जो कि आपको धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्यौहार के बारे में, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, आपकी प्रथाओं, सामाजिक व्यवस्था और आपका माप तौल के बारे में, हर चीज़ के बारे में लगभग बताया गया है। साथ ही इसका विभाजन जो है 80 अध्यायों में इसका विभाजन है। शैली की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको एक ऐसी शैली में, विशेष शैली में लिखा गया है जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता है और फिर संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित आपका वर्णन आपका किया जाता है और एक संस्कृति से अन्य संस्कृति की तुलना कर दी जाती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बर्नियर भूमि पर राज्य के स्वामित्व के विनाशकारी आपका मानता था। बर्नियर के अनुसार भूमि पर राज्य की जो शाही आपका स्वामित्व है वो राज्य और समाज के लिए हानिकारक आपका परिणाम मान सकते हैं। सबसे पहले आप बताइए, बर्नियर ने राजकीय भू स्वामित्व की निंदा करते हुए भारत और यूरोप के बीच में मूल आपके कुछ भिन्नताएं बताई हैं। पहला बताइए आप, भारत में निजी आपका भू स्वामित्व का अभाव है, राजकीय भू स्वामित्व का चलन है। बर्नियर का निजी स्वामित्व के गुणों का जो आपका दृष्टि था वो विश्वास था कि भारत में मौजूद बिल्कुल भी आपका नहीं है गुण कोई भी निजी स्वामित्व का। उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य और निवासी दोनों के लिए हानिकारक माना है। अभी जब पॉइंट याद रखोगे तो अभिकथन कारण में भी आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद आपका मुगल सम्राट आपके साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी था और वह भूमि को अपने सगे संबंधियों और अमीरों के बीच में बांटता था। इससे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनर्थकारी आपके परिणाम माने गए हैं। बर्नियर ये भी तर्क देते हैं कि राजकीय भू स्वामित्व जो है भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे पाते हैं, इसलिए उत्पादन के स्तर पर बनाए रखने और दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। मतलब कोई निवेश ही नहीं था, बिल्कुल भूमि का बहुत महत्व घटता जा रहा था। साथ ही
निजी भूस्वामित्व के अभाव से बेहतर भूधारकों के वर्ग को रोका। अब निजी स्वामित्व नहीं था तो जो लोग भूमि को अच्छे से रख सकते थे वो वर्ग कभी बना ही नहीं, रख रखाव के लिए उतना काम हुआ ही नहीं, और इससे कृषि का समान जो आपका विनाश हुआ और किसान को असीम आपका उत्पीड़न मिला और समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर जो है वो अनवरत पतन की ओर आपका बढ़ने लग गए। सारी बातें आपका वर्नियर ने बताई है। साथ ही आपका वहाँ पे मध्य में आपकी कैसी स्थिति मध्य वर्ग की आपकी थी या क्या व्यवस्था रही, तो मुगल साम्राज्य में देखा उसने कि आपका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। शहर और नगर आपका विनिष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और उसने खेतिहार आपका झाड़ीदार तथा घातक दलदल भरे हुए, जिसका कारण आपका राज्य भूस्वामित्व उसने बताया। साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के जल संपदा तथा किलेबंदी का आपको वर्णन करना है। सबसे पहले आप बताइए जल संपदा के बारे में। तो आपका विजयनगर भौगोलिक स्थिति विशेष रूप से अगर हम बात करें तो चौंकाने वाला एक तथ्य था, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था। जो आपका नदी थी वो उत्तर आपका पूर्व दिशा में बहती थी। आसपास का जो भूदृश्य है वो आपका रमणीय ग्रेनाइट आपकी पहाड़ी से परिपूर्ण था, जो शहर के चारों ओर आपका करधनी का निर्माण आपका कर रहा था। अब करधनी का मतलब है शहर है और यह आपका बिल्कुल बांध सा दिए, पानी बिल्कुल अंदर है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं जाकर आपको नदियों से मिलती हैं। सभी धाराओं के साथ साथ आपका बांध बनाकर अलग अलग आकारों में हौज बनाए गए थे, क्योंकि ये आपके प्रायद्वीप आपके शुष्क इलाके आपके क्षेत्र में है। उसके अलावा बताइए आप पानी के संचयन आपका शहर तक ले जाने के लिए कई हौज बना दिए गए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हौज का निर्माण 15वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आपका कमलपुरम जलाशय, याद रखना 15वीं शताब्दी में कौन सा जलाशय बना, कमलपुरम आपका जलाशय। साथ ही कमलपुरम जलाशय आपका पानी से न केवल आसपास के इलाकों को सींचा जाता था बल्कि नहर के माध्यम से राजकीय केंद्रों तक भी पहुंचाया जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जल संबंधित जो संरचना है वो आपकी हरिया नहर आपकी जो है, जिसमें तुंगभद्रा पे बने बांध से आपका लाया जाता था। धार्मिक केंद्रों की अगर हम बात करें तो धार्मिक केंद्र से ले शहरी केंद्र काफ़ी इलाकों तक आपकी घाटियों तक इसको सींचा जाता था, और इसका निर्माण संगम वंश जो आपका था उसके राजाओं ने करवाया था। किलेबंदी की अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी में फारस का एक मतलब कालीकट जो आपको कोझिकोड में भेजा गया एक दूत था जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है, उसने काफ़ी वर्णन किया है और उसकी पंक्तियों का उल्लेख किया है। सबसे पहले बताया किलेबंदी की जो आपकी पहली पंक्ति की अगर हम बात करें तो दीवारों से न केवल शहर को बल्कि कृषि के आसपास के और जंगल के इलाके को भी घेरा गया है। दूसरी हम बात करें तो बाहरी दीवारों में अगर हम बात करें शहरों के चारों ओर बनी जो आपकी पहाड़ियाँ उसको जोड़ती हैं, और ये विशाल आपकी राजगिरी संरचना का शुंडाकार आपकी रूप थी। साथ ही आप बताइए जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की वस्तु का निर्माण या आपका प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थरों के आपके टुकड़े फनाकार होते थे, जिन्हें आपका अपने कारण में, फनाकार का मतलब आपकी जगह होती थी और एक ऐसी, तो आपस में मिल जाया करते थे और एक दूसरे पर टिके रहते थे। और दीवारों के अंदर एक भाग मिट्टी और मलबे से आपके मिश्रण से आपका थोड़ा सा बना हुआ होता था। वर्गाकार और आयताकार आपके बुर्ज बाहर की ओर निकले होते थे। पहले और दूसरे और तीसरी आपकी दीवारों में जुते हुए खेत, बगीचे और आवास आपके शामिल थे। दूसरी किलेबंदी जो है वो नगरी केंद्र थे, आंतरिक भागों को चारों ओर से आपका बना था। तीसरे में आपका शाही केंद्र मतलब बीच में आपका शाही केंद्र आपका हुआ करता था। मध्यकालीन जो घेराबंदी है उसमें मुख्य उद्देश्य जो है वो दुश्मनों को खाद्य सामग्री से वंचित करना था। मतलब आपने अपने कृषि इलाके को कैद कर लिया, अपने जंगल को कैद कर लिया, ताकि अगर बाहर से कोई हमला करना है तो बाहर ही रहे, आपके संसाधनों का वो इस्तेमाल ना कर ले। पॉइंट आपको बता देने थे। साथ ही अगला क्वेश्चन आपका है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। सबसे पहले आप बताइए बौद्ध धर्म कहता है कि जो विश्व है वो अनित्य है और लगातार बदल रहा है। आप कहते हैं ना आजकल सुनते होंगे कि विश्व भाई जो है कुछ भी हो सकता है, स्थिर नहीं है, लगातार वो बदल रहा है। यही बात आपका बौद्ध धर्म में पहले भी आपकी कही गई है। साथ ही क्षण भिंगुर है, दुनिया में जो दुख है मनुष्य जीवन का अंतर्निहित तत्व है। मतलब आपको जो दुख है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपका बिल्कुल लिखा हुआ है, दुनिया में मिलना ही। अगर आप दुनिया में हो तो दुख मनुष्य को मिलेगा ही मिलेगा। क्षण भिंगुर का मतलब है कुछ क्षण वाला ही संसार है, कुछ क्षण का ही संसार है बस। मनुष्य त्याग और तपस्या तथा विशेष शक्ति के माध्यम से मध्यम मार्ग को जो आपके दुख हैं उनसे मुक्ति पा सकता है। अगर आप मान के चलिए कि आप ये सोच ले कि जो हो रहा है वो होगा ही, तो आप मध्यम मार्ग को अपना लोगे, कोई बात नहीं। अगर संघर्ष है तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, तो आप थोड़ा शांत से हो जाओ, कोई बात नहीं, होना ही है तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म में आरंभिक जो परंपरा है उसमें भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक है। मतलब भगवान का उपयोगी होना माना ही नहीं, कि भगवान की कोई व्याख्या ही नहीं कर गई है। बौद्ध धर्म का मानना है कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, ना कि भगवान ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान आपका होने की सलाह दी है। साथ ही बौद्ध का मानना था, गौतम बुद्ध का, कि व्यक्ति प्रयासों के आपके माध्यम से सामाजिक परिवेश में बदलाव ला सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को अंतिम उपदेश में कहा कि तुम सब अपनी ज्योति बनो, याद रखना, और तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता
खुद ही ढूंढना होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अमरावती और सांची के स्तूप की नियति आपकी अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले आप बताइए अमरावती का आपका क्यों नष्ट होने के कारण क्या थे। तो 1796 में एक स्थानीय राजा ने मंदिर बनवाते आपके समय अमरावती के स्तूप के विशेष अवशेष उसे मिल गए। उसने पत्थरों का जो आपका प्रयोग है मंदिर बनवाने में करवा दिया। कॉलन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था और उसके इलाके में कई बार आपका गुजरा उस इलाके से। अमरावती का विस्तृत वर्णन किया और चित्रकारी भी किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित ही नहीं हुई। 1854 में आपका गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में कमिश्नर ने अपनी आपकी यात्रा के दौरान कई मूर्तियों और पत्थरों को मद्रास भेज दिया और उन्होंने पश्चिम तोरण द्वार को भी खोज आपका निकाला। 1850 के दशक में आपके पत्थरों को कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आपका बंगाल, मद्रास और ऑफिस भेजा गया। लंदन भी आपका भेजा जाता है। तो इन इलाकों में आपका कोई भी एक आपका अधिकारी जो था वो आपका मूर्ति उठाकर कहीं भी ले जाया करता था और उससे पहले कहीं और अधिकारियों ने ऐसा किया हुआ था। इसलिए लगातार क्या हुआ, पुरातात्विक जो आपके हैं H.H. कॉल ने अपने अभिलेख में प्राचीन कलाकृतियों को उसी के मूल स्थान में संरक्षित करने और प्लास्टिक आपकी जो प्रतिकृतियां हैं उसे संग्रहालय में रखने की सलाह दी, परंतु बात नहीं मानी गई। इसी खोज से पहले अगर हम बात करें तो इसकी खोज इतनी पहले हो गई कि लोगों को इसका महत्व नहीं पता चला और इसके कारण इसके संरक्षण में आपको किसी व्यक्ति का कोई योगदान ही नहीं रहा। लेकिन सांची का स्तूप आपका बच गया, क्योंकि सांची के स्तूप की जो खोज है वो समय तक आपका जब होती है सभी विद्वान इसके महत्व को समझ चुके थे और इस बात को स्वीकार कर लिया था कि किसी पुरातत्व अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही सुरक्षित रख दिया जाए। 1800 अगर हम 18 की बात करें तो आपका खोज हुई और इसके 3 आपके तोरण द्वार खड़े मिले और चौथा भी वहीं गिरा हुआ था। जो टीले की हालत बहुत आपकी अच्छी थी, उसके तोरण द्वार को पेरिस और लंदन ले जाने की आपका मांग की गई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो शाहजहां बेगम है और सुल्तान जहां बेगम है उन्होंने क्या किया, इसको ले जाने नहीं दिया। तो अगला क्वेश्चन भी उसी पर बन जाता है कि आपका सांची के स्तूप को संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान क्या रहा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि आपका प्लास्टर की प्रतिकृतियां संतुष्ट कर दिया। मतलब जो आपके ब्रिटेन के लोग थे या फ्रांस के लोग थे वो पूर्वी तोरण द्वार जो है उसको ले जाने की इजाज़त मांग रहे थे, लेकिन भोपाल की जो बेगम है उन्होंने इसको ले जाने नहीं दिया। तो आप बता सकते हैं कि फ्रांसीसियों ने भोपाल की बेगमों को, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम जो है उन्हें पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी और ऐसा अंग्रेजों ने भी किया, परंतु जो भोपाल की बेगम है उन्होंने फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों को ही प्लास्टर की प्रतिकृति दी, मतलब एग्जाम्पल टाइप एक दे दिया कि भाई तुम ये ले जाओ। उसके बाद धन का आपका अनुदान लगभग क्या किया, भोपाल की जो आपकी बेगम है उन्होंने आपका शाहजहां बेगम खास करके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम उन्होंने आपके रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। अतिथिशाला आपका संग्रहालय का निर्माण किया गया और सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए आपका योगदान दिया। साथ ही इसमें बताइए आपका कि जॉन मार्शल की पुस्तक का प्रकाशन, जॉन मार्शल की पुस्तक लिखने के लिए जो वहाँ की सुल्तान जहां बेगम उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया, जिसके माध्यम से वो वहाँ के बारे में लिख पाए और इतिहास को वो संरक्षित रख पाए। साथ ही अगला क्वेश्चन आप है, आप इस कथन से सहमत हैं कि आरंभिक राज्य में आपका शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय हुआ करते थे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्षत्रिय हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सारे आपके राजा आपके अलग अलग प्रकार के रहे थे, जिसमें आपके मौर्य वंश, अगर हम मौर्य वंशों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन अनेक जो राजवंश है उनकी उत्पत्ति आपका कई और वर्गों से हुई है। जैसे मौर्य वंश की बात करें तो विशाल साम्राज्य बनाया, लेकिन ब्राह्मणों ने आपका निम्न कुल का माना है। लेकिन हाँ, जो आपका बौद्ध और जैन धर्म है उन्होंने क्षत्रिय ही माना है मौर्यों को। अगला आपका शुंग और कर्ण, जो शुंग और कर्ण है वो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, परंतु वो ब्राह्मण थे, तो वो राजा कैसे बन सकते थे, क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। रुद्रदमन शासक जो आपके मध्य एशिया से आए थे और ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर और आपका विदेशी मानते थे ये, लेकिन आपके जो शक हैं वो प्रसिद्ध आपके शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ जो है वह संस्कृति की परिपाटियों से अवगत थे। साथ ही सातवाहन की अगर हम बात करें तो सातवाहन कुल है आपकी सबसे प्रसिद्ध जो उसका शासक है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों को दर्प हनन करने वाला, एक नंबर में आ सकता है क्षत्रियों का दर्प हनन करने वाला किसने कहा, तो सातवाहन आपका जो शासक उन्होंने कहा था। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा शासक जो है वो क्षत्रिय हुआ करते थे, अलग अलग प्रकार के शासक भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर एक महत्वपूर्ण आपका स्थापत्य आपका धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में आपका विकसित हुआ, कथन की व्याख्या कीजिए। ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। आप बताइए कि विरूपाक्ष जो मंदिर है आपका विजयनगर के संरक्षक देवता थे और ये शिव का ही एक रूप है। आपके विरूपाक्ष और पंपा देवी जैसे मंदिरों का अस्तित्व था। विजयनगर के शासकों का दावा है कि भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन कर रहे हैं
और आप बताइए कि सभी आदेश जो हैं वो विरूपाक्ष की ओर, विरूपाक्ष के मतलब हस्ताक्षर रूप में है या विरूपाक्ष ही दे रहे हैं, और ये विरूपाक्ष के ही आपके आदेश हैं, उनको मानो। मतलब शासक जो है भगवान विरूपाक्ष से अपने करीबी संबंध का उल्लेख करते हैं कि हाँ भाई हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा भगवान भगवान से सीधा संबंध है। अगला बताइए, आपके जो मंदिर हैं उनमें राजाओं की यात्रा को एक राजकीय आपका अवसर माना जाता था। मंदिर एक विद्या का केंद्र होता था और शासकों ने मंदिरों के रखरखाव के लिए, भूमि अनुदान के लिए आपका पैसा लगभग देते थे। साथ ही आप बता सकते हैं कि मंदिरों में आपके शासकों की आपकी जो मूर्तियां प्रदर्शित करते थे, गोपुरम आपके कहते थे। साथ ही आपके उत्कीर्ण आपके स्तंभों का मंडप, प्रवेश द्वार, नृत्य, आपका नाटक, संगीत, बहुत सारे कार्यक्रम आपका आयोजन किया जाता था, और देवताओं की पूजा भी। उसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर आपका महानगरी डिब्बा की विस्तृत आपका अनुष्ठान आपका केंद्र था, आपको व्याख्या करनी है। सिंपल बताइए, महानगरी डिब्बा आपका 11,000 आपकी फिट और आधार था, 40 फीट की आपकी ऊंचाई थी, और ये आपके लकड़ी की संरचना थी। इसका मंडप का जो आधार है वो आपका उभारदार था। साथ ही आपकी संरचना जो है उससे जुड़े आपका अनुष्ठान यहाँ होते थे। आपका दशहरा, दुर्गा पूजा की बात कर ले, नवरात्रि की बात कर ले, बहुत सारे कार्यक्रम थे आपके। और विशेष अवसर, राजा इस अवसर पर अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति दिखाना चाहते थे। मूर्ति पूजा आपकी यहाँ पर होती थी, साथ ही राज की अश्वों की पूजा, जानवरों की बलि भी दी जाती थी, और बहुत सारे लोगों पुरस्कार और कुश्ती आपकी परियोजनाएं आप जो भी है, तो नृत्य आपकी कुश्ती आप प्रतियोगिताएं हो गई। आपके सजाए गए घोड़ों और हाथी, रथ, सेना आपका रथ, सैनिकों के जुलूस, राजा के समक्ष नायकों की उपस्थिति, राजा द्वारा नायकों की सेनाओं को निरीक्षण, बहुत सारे मतलब, और आपका जो भेंट है उसका आदान प्रदान आपका होता था। है मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका वर्णन करो, और 16वीं-17वीं शताब्दी में महिलाओं कृषि समाज में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख करना है। सबसे पहले आप बताइए, जो आपकी महिलाएं हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। अगर पुरुषों की बात करें तो मेहनत मजदूरी वाला जो काम कर रहे थे। साथ ही महिलाएं भी आपका खेतों में बोने का काम हुआ, खरपतवार जो कि आपके नीचे होती ना, जो फसल काटने के बाद बचती है, उसको निकालने का काम, काटने का, फसल काटने का काम किया करती थी। साथ ही महिलाओं को जैविक आपके कार्यों की वजह से, जैविक आपकी भिन्नताओं की वजह से थोड़ा भेदभाव भी था। जैसे आपका मासिक धर्म के आपके दौरान महिलाओं को, पश्चिमी आपका भारत की बात करें तो हल और कुम्हार के आपके जो चाक बाक है उसको छूने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही आपका बंगाल में पान के जो आपके बागान हैं वहाँ पर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। मिट्टी के बर्तनों में सूत की कताई, मिट्टी के बर्तन बनाना, सूत की कताई करना, या आपका महिलाओं के श्रम पर निर्भर आपके काम हुआ करते थे। साथ ही उत्पाद का व्यवसायीकरण था, जितना अधिक होगा, मतलब चीज़ों को जितना व्यवसायीकरण होगा, आपका व्यापार का महत्व होगा, महिलाओं के श्रम की उतनी अधिकता आपकी मानी जाती थी। कृषि समाज में महिलाओं को न केवल खेतों में काम किया जाता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आपकी नियोक्ता के घर और बाजार भी महिलाएं जाया करती थी। साथ ही आप बता सकते हैं कि जो भारतीय उस समय महिलाएं थी, वह आपकी महिलाओं को श्रम पर निर्भर समाज में उनकी बल और वहन क्षमता के आधार पर एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था। कुपोषण, लगातार आपका गर्भधारण, बच्चों के जन्म के दौरान आपकी मृत्यु के कारण भी महिलाओं की जो मृत्यु दर थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हुआ करती थी। परिणाम स्वरूप पत्नियों की कमी थी उस समय। इसके कारण आपका विवाह में दहेज के बजाय दुल्हन और मूल्य के रूप में भुगतान के आपके जो नए रीति रिवाज, आपके रीति रिवाजों का मतलब उदय हो जाता है। विवाह को आपको, अगर हम बात करें पुनर्विवाह को, तलाकशुदा और विधवा विवाह को बीच वैध माना जाता था, मतलब एक प्रकार से। साथ ही घर का नेतृत्व पुरुष द्वारा किया जाता था, लेकिन महिलाओं को पुरुष सदस्यों द्वारा सख्त आपका नियंत्रण में रखा जाता था। महिलाओं को बेवफाई, अगर हम संदेश हो गया भाई बेवफाई की है इसने, तो फिर कड़ी सजा दी जाती थी। आपके सारे के सारे पॉइंट उस समय आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध के क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले आप बताइए, अमेरिकी आपका जो गृह युद्ध है उससे ब्रिटेन के कपास में आपका अमेरिकी निर्यात में गिरावट आई। मान के चलिए 1861 में वहाँ गृह युद्ध हुआ, जिस कारण से जो कपास आपकी अमेरिका से आती थी अब उनको बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। तो ब्रिटेन वाले अब भारत में यहाँ पर कपास लेने आ जाएंगे भैया, ठीक है। तो ब्रिटेन ने कपास उगाने के लिए भारत को संदेश भेजा। बम्बई दक्कन रैयतों को कपास उगाने के लिए ऋण देने लग गया, और बहुत सारा आपको कपास की उपयुक्त ज़मीन भी थी। अब रैयतों को असीमित ऋण आपका प्राप्त होने लग गया कि भाई जितना लेना उतना ले लो। दक्कन के आसपास में कपास का उत्पादन बहुत तेज़ी से हुआ। अमीर किसानों ने इसका लाभ उठाया, लेकिन गरीब किसान इसका लाभ कर्ज के मार के दब गए एक प्रकार से। साहूकारों ने क्या कर दिया, रैयतों को जीवन को दयनीय बना दिया, खराब बना दिया। और साथ ही आप बताइए, उस समय गरीब किसान साहूकार निर्भर हो गए, धोखेबाज तथा किसानों को शोषण करते थे। साहूकारों ने प्रथागत नियमों को उल्लंघन किया और गृह युद्ध और आपके जो रैयतों के ऋण और प्रवाह रोक दिया। साथ ही कई रैयतों ने साहूकारों के साथ अपनी भूमिका और घर का संसाधन अपने खो बैठ दिए। सारे काम मतलब रैयतों के साथ हुआ, तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में भी आएंगे, अब देखना। साथ ही राजमहल की पहाड़ियों के आपके पहाड़ी लोगों की जीविका के स्रोत की परख कीजिए। संथालों के आने के बाद उनके जीवन में कैसा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद करके ही जाना भाई। सबसे पहले आप बताइए कि राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें लोगों की जीविका पर, लोगों के जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ा।
पहले आपके जो पहाड़ी लोग थे वे शिकार करते थे, झूम खेती करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, काठ कोयला बनाने के लिए रेशम के कीड़ा भी पाला करते थे। अब शिकार का मतलब है जानवरों को शिकार करना। झूम खेती क्या होती है, एक जगह से आपका जो जंगल है इलाका छोटा सा पकड़ा, उसको जलाया, उसी क्षेत्र पर कृषि करी, कुछ समय बाद यहाँ से छोड़ करके यहाँ पर आ गए। भोजन इकट्ठा करने के लिए आपका जो भी मिल गया जंगल में, और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। वे इमली के पेड़ों के नीचे आपका झोपड़ी बनाकर रहते थे, और आम लोगों को अगर हम बात करें तो आम लोगों की जो आम के पेड़ों की छाया में आराम करते थे, और पूरे क्षेत्र में अपनी भूमि उसको मानते थे, अपनी पहचान, अपना आधार और अपना ही अस्तित्व रूप में मानते थे। वे नियमित रूप से अपने अस्तित्व के लिए मैदानों पर आक्रमण करते थे, और विशेषकर अकाल पड़ने के जब हुआ करता तब हमला करा करते थे। पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करने की अनुमति के लिए व्यापारी उन्हें कुछ पथ कर का मतलब रास्ते का कर दिया करते कि भाई हम जा रहे हैं, हम पर हमला मत करना। संथालों के आने के बाद क्या होता है, पहाड़ी लोगों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने संथालों को दामिन इको, याद रखना, संथालों को जो जमीन दी गई उसको दामिन इको बोला गया। राजगिरी की तलहटी पर, मान लीजिए पहाड़ी इलाका है तो इसके इलाके पर ही यहाँ पर इनको ज़मीनें दे दी गई। अब पहाड़ी लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वे पहाड़ी लोगों को भीतर जाने के लिए मजबूर कर दिया कि वो और पहाड़ की ओर जा रहे हैं, और पहाड़ी शुष्क अंदरूनी और बंजर भूमि में सीमित कर दिया। उपजाऊ ज़मीन जो थी अब वो आपकी उनके पास नहीं थी, और इसलिए वे खेती आपके नहीं कर सकते थे। कुदाल और हल के बीच में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट की आलोचनात्मक आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको बताना है आपका 1875 में आपका दक्कन दंगा आपका होता है, और 1878 में इसकी रिपोर्ट लगभग मान के चली आई होगी, क्योंकि रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि आयोग में विशेष रूप से जांच के लिए कहा गया, और क्या सरकार की राजस्व की मांग का विद्रोह था, क्या कारण रहा, मतलब विद्रोह क्यों हुआ। आयोग ने बताया कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से का कारण नहीं थी, यहाँ साहूकार थे जिन्हें दोषी ठहराया गया। बार बार यही कहा गया कि औपनिवेशिक रिकॉर्डों में इनसे पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष सरकारी आपकी कार्रवाई के कारण आपको उत्पन्न हुआ था। है 1857 में ब्रिटिश सरकार की अवध पर नियंत्रण करने की नीतियों की आलोचनात्मक आपको समीक्षा करनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि अवध का जो अधिग्रहण है वो चरणों में हुआ है। चरणों का मतलब है कि वही टाइम एक समय के बाद हुआ है। सबसे पहले आपको बताना है कि 1700 आपका जो है वो है 1798 में एक संधि है जिसको बोलते हैं हम सहायक संधि आपकी जो है। अब ये सहायक संधि ये थी कि भैया जितने भी आपके रजवाड़े थे वहाँ पर लागू अंग्रेज करना चाह रहे थे, और इसमें कह रहे थे तुम अपनी सैनिक टुकड़ी मत रखो, भंग कर दो और हमारी सहायता लो, हमारी सेना तुम्हें सहायता देगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और अब सामने वाले को कमज़ोर बना दो, और जब वो कमज़ोर हो जाए तो उसे लात मार दो। ये पूरी कहानी इसमें चालू की गई थी। सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया अवध में आपका अधिग्रहण जो है वो चरणों में हुआ है, और सबसे पहले वहाँ पर सहायक संधि, तो आपको बताना 1801 में सहायक संधि है। सहायक संधि बनाई कब गई थी 1798 में, लेकिन अवध में लागू कब हुई 1801 में, इस बात को याद रखना। और उसके बाद नवाब को अपनी सैन्य शक्ति को भंग करना पड़ा, अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ी है उस पर निर्भर रहना पड़ा, साथ ही आपकी तैनात करने की कोई आपकी जो उसके बाद था ही नहीं, खुद की सैनिक थी ही नहीं, और उसे ब्रिटिश जो आपके रेजिमेंट है उसे सलाह माननी पड़ी, उसके अनुसार काम करना पड़ता था। साथ ही आपको बताइए कि यहाँ पर आपका कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवाब को अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ता था, मतलब एक प्रकार से। और ब्रिटिश आपका जो शासन था वो अधिपत्य आपका नवाब वाजिद अली शाह का कुशासन बोला कि भाई ये कुशासन है, बहुत खराब आपका शासन चला रहे हैं, वो आरोप लगा दिया, उनको गद्दी से हटा दिया, और अधिग्रहण के द्वारा उनको पूरा कर लिया गया। अधिग्रहण कब किया गया 1800 आपका 56 में इनको पूरा तरीके से कब्जा कर लिया गया। तो बहुत सारे तरीकों से किया गया और इन्हें अपनी गद्दे से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका इब्न बतूता द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताइए, और उन्होंने भारतीय शहरों के रोमांचक अवसरों से भरा हुआ कैसे पाया। सबसे पहले आपको बताना है इनकी पुस्तक का नाम आपका रिहल्ला है, और इब्न बतूता ने भारतीय आपके उपमहाद्वीप में जो आपके शहर हैं उनको रोमांचक अवसरों से, संसाधनों से, कौशल से भरपूर पाया। वे घनी आबादी वाले, समृद्ध और युद्धों के आक्रमणों के कारण होने वाले सामयिक आपके जो व्यवधानों को छोड़ करके अधिकांश शहरों में अगर हम बात करें तो सड़कों और उज्ज्वल और रंगीन आपके बाज़ारों से भीड़ थी आपकी, और विभिन्न प्रकार के सामान थे। और इब्न बतूता ने पाया कि दिल्ली और दौलताबाद एक समान महान आबादी वाले और विशाल शहर है, उसको उन्होंने बताया है, और भारत में सबसे आपका बड़ा है। आपका फ्रांसिस्को बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, और उसने अत्याचारी रूप में मुगल शासन को कैसे बताया, क्या चीज़ें बताई। और आप बताइए, पहली बात तो बर्नियर आपका फ्रांस से थे, और सभी भूमि जो है वो राजा के हाथों में थी, वह निजी आपका संपत्ति के लिए अस्तित्व विहीन थी, निजी संपत्ति थी नहीं। उन्होंने मुगल साम्राज्य को ऐसे देखा जहाँ राजा जो है वो भिखारियों और बर्बरों का राजा है। साथ ही शहरों और कस्बों को बीमार हवा वाला बताया और दूषित कहा गया। साथ ही झाड़ियों को ओवर स्प्रेड और आपका पेस्टिशियल आपका मार्चे से भरा हुआ है। साथ ही कहा कि यह सब एक कारण आपका जो है भूमि का मुकुट स्वामित्व है, और मुकुट स्वामित्व का मतलब राजा के पास जो आपका संपत्ति है।
भूस्वामित्व जो है वो आपका भूस्वामी जो है अपने बच्चों को भूमि का आपका हस्तांतरित नहीं कर सकते, उसको दे नहीं सकते, इसलिए भूमि पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है लगातार। अगला क्वेश्चन आपका है 600 ईसा पूर्व से आपका 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित आपकी पितृवांशिकता। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 8 नंबर में सीधा उठ के आ जाता है। आप बताइए सबसे पहले कि पितृवांशिकता के अनुसार पुत्र जो है पिताजी की मृत्यु के बाद सभी संसाधनों का आपका उत्तराधिकार होगा। महाभारत का युद्ध इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, जहाँ पर कुरु परिवार के दो आपके बांधव जो दल हैं उनके बीच में आपका भूमि और सत्ता पर अधिकार को लेकर झगड़ा हुआ, और ये एक आदर्श युद्ध के रूप में हम लोग पहले देख चुके हैं। अधिकांश आपके राजवंशों ने इस नियम का पालन किया। कभी कभी ना कोई बेटा नहीं था, तब उसके भाई उत्तराधिकारी हो गए या सगे संबंधी आपके हो गए, परिजन हो गए, और विशिष्ट आपकी जो परिस्थिति है, विशिष्ट का मतलब कोई मामला हो गया, तो प्रभावती गुप्त जैसे लोग भी सत्ता को भोग आपके करते हैं। स्त्रियों की आपकी कैसी स्थिति आप बताइए कि पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति बेटों के समान रूप से आपका विभाजित होता था आपका, और महिलाएं किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकती थी। महिलाओं का स्वामित्व केवल स्त्री धन पे था जो शादी के समय मिलता था। प्रभावती गुप्त आपका एक अपवाद है क्योंकि वो राजकुमारी थी, तो पिता के संसाधनों पर उनका नियंत्रण आपका था। मनुस्मृति ने स्त्रियों की पति की अनुमति के बिना कीमती सामान, धन और पारिवारिक संपत्ति को गुप्त समय के लिए संचय करना खिलाफ बताया है। और विवाह के समय आपका माता पिता हो गए, आपका अनुरागी पति से मिले उपहारों को स्त्रियों का स्वामित्व माना गया है। आपका इसमें है महाभारत आपका विश्लेषण करने के लिए इतिहासकारों द्वारा विचार किए गए हैं पहलुओं को वर्णन कीजिए। महाभारत एक समालोचनात्मक संस्करण आपका तैयार करने में वी एस सुतांकर की और अनेक विद्वानों के प्रयासों का वर्णन करो। सबसे पहले आपको बताना है 1919 में आपका ये परियोजना आपकी लगभग मान के चलिए शुरू होती है, और वी एस सुतांकर इसको शुरू करते हैं। 47 वर्षों तक आपकी ये चलती है, तो मान के चलिए लगभग 1966 के आसपास तक चलेगी। वी एस सुतांकर संस्कृत के आपके विद्वान थे। तो कुछ चीज़ें ये करते हैं। सबसे पहले आपका महाभारत में प्रयुक्त आपके संस्कृत के वेदों की तुलना हुई, और उपदेशात्मक और सामाजिक और आचार विचार के मापदंडों का आपका चित्रण किया गया। आख्यान में कहानियों को सम्मिलित किया गया। आख्यान में एक आपका सामाजिक आपका संदेश हो सकता है। उपदेश का मतलब जो कृष्ण जी है वो उपदेशात्मक है, और आख्यान में से विभाजित आपका किया गया। उपदेशात्मक में अंश में बाद में जोड़ा गया। इतिहासकार इस बात पर विचार देते हैं कि किसी प्रकार का ग्रंथ जो है वो अनुष्ठानिक मंत्र हेतु या कथा ग्रंथ के रूप में आपका है, ये अनुष्ठानिक आपका या कथा ग्रंथ के रूप में है। वे लेखक और पाठक को आकार देने वाले विचारों का पता लगाते हैं। वे इसके श्रोताओं का भी परीक्षण करते हैं। ये सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। ये सारे देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, 20-22 पॉइंट है, जो इतने आप याद करो 5, 7, 8 तो बहुत रहेगा। बुद्ध की शिक्षाओं और ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध आपका जो अवधारणाओं और व्यवहार में आए विकास का वर्णन करना है। सबसे पहले आप बताओ कि संसार जो है वो क्षणिक है, लगातार आपका बदल रहा है, आत्मविहीन है क्योंकि उसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। दुख मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित है, दुख होगा ही होगा। घोर तपस्या और आपका विषय आसक्ति के बीच आपका बीच में आप मध्यम मार्ग अपना लो, मतलब तपस्या करो, और विषय आसक्ति का मतलब मोह मत करो, तो आप मध्यम मार्ग अपना करके अपने जीवन को बदल सकते हो। साथ ही आप संसार का आपका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया, ना कि ईश्वर द्वारा। राजाओं और गृहपतियों को मानवीय और नैतिक आपके जो आचरण सलाह दी कि भैया नैतिक आचरण करो, और सामाजिक संबंधों को बदलने आपके लिए व्यक्तिगत प्रयास चाहिए। जन्म मृत्यु दर के चक्र से मुक्ति आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म द्वारा आपका मिल सकता है। ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। सांची स्तूप की भव्य मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन करो। भाई सिंपल आप बताओ। सांची को पवित्र माना जाता था क्योंकि उसमें बुद्ध से जुड़ी आपके अवशेष है, उनकी अस्थियां हैं, उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं अपनाई गई हैं। साथ ही बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार, याद रखना बौद्ध ग्रंथ है अशोकावदान, जिसमें अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उन पर स्तूप का निर्माण करवाया, आदेश दे दिया। साथ ही ये मिट्टी के एक साधारण आपके अर्धगोलाकार टीले के रूप में उत्पन्न हुए, जिसे अंड कहा जाता है। ये आपके गोल और चौकोर आपके आकार की संतुलित करते हुए एक अधिक जटिल संरचना में विकसित हुए। हर्मिका की संरचना जो है वो बालकनी जैसी होती है, जिसमें आपका हर्मिका में एक मस्तूल निकलता है जिसे यष्टि बोलते हैं, और इस पर आपका छतरी लगी होती है। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती है जो पवित्र आपके स्थान के रूप में विश्व को अलग करती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भक्ति काल में वासवन्ना ने कर्नाटक में नया आंदोलन आपका शुरू किया, उसके बारे में बताइए। आप सिंपल बताइए। कर्नाटक में आपका वासवन्ना जो है एक नई परंपरा शुरू करते हैं लिंगायत, जिसमें आप बताइए शुरू में आपका चालुक्य जो आपका राजा है उसके दरबारी मंत्री थे मतलब, और उनके अनुयायी जो हैं वो वीरशैव कहलाए, लिंगायत रूप से जाने गए, और वे आपके लिंग के रूप में शिव की पूजा करते हैं। पुरुष जो है आमतौर पर एक छोटे से आपके जो लिंग होते हैं, छोटे से लिंग को अपने वाम स्कंद पर बांधते हैं।
लिखा है कि जो भक्त आपका है मृत्यु के बाद भक्त, वो शिव में एकजुट हो जाएगा और दुनिया में वापस नहीं आएगा। इसके बावजूद वो दाह संस्कार पर आपका कोई अभ्यास नहीं करते हैं, दाह संस्कार बिल्कुल औपचारिक तरीके से नहीं करते हैं, वे दफनाने पर आपका प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत उस पर सवाल उठाया है। और युवा आपका जो व्यवस्था है पुनर्विवाह की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा देने की बात करी है। कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में आपका और सामाजिक संस्थाओं को और विचारों को प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले आप बताओ, कबीर जो हैं वो आपके निर्गुण भक्ति की विश्वास रखते थे और निर्गुण भक्ति में यही होता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, ईश्वर निराकार है। मतलब एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, मतलब बहुत सारे ईश्वर के रूप नहीं हो सकते। परम सत्य को वर्णन करने के लिए उन्होंने इस्लाम सहित अनेक परिपाटियों की ओर ध्यान खींचा है, जैसे अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर। उसके बाद आप बताइए, कबीर जो बानी हैं आपकी, कबीर की बातें कबीर बानी में, कबीर बीजक में, कबीर ग्रंथावली में और आदि ग्रंथ साहिब में वर्णित है। उन्होंने आपका वेदांत दर्शन में प्रयोग, आपका शब्द का प्रयोग मतलब अलख, जिसको हम अदृश्य, निराकार, आकार विहीन, ब्रह्मन या आत्मन जैसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। साथ ही इन्होंने क्या करा है, शब्द पदों में रहस्य, आपका रहस्य जो रहस्यमय आपकी अभिव्यंजना है, जैसे आपका ध्वनि, शून्य, रिक्तता योगी परंपरा से ली गई है। और उसने सत्य की खोज में रूढ़िवादी जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, विचारों का व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। संभवतः उसने सूफी और योगी परंपराओं के साथ संवाद और वाद विवाद के माध्यम से घनीभूत हुआ था। वह किसी विशेष धर्म के बजाय सत्य में विश्वास करते थे और ये सारी बातें आपको लिख लेनी है। क्वेश्चन है कि इस्लाम और उसके सिद्धांतों का पूरे उपमहाद्वीप के दूरदराज तक फैलाव हुआ, कथन का स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए कि इस्लाम केवल शासक वर्ग तक सीमित नहीं था, यह विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी वर्गों को फैल चुका था। क्योंकि इस्लाम धर्म कबूल किया जाता था, 5 उसकी बातें थी। आप बताइए, एकमात्र ईश्वर अल्लाह है, पैगंबर उनके दूत हैं मतलब शहाद हैं, और 5 वक्त आपको नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटना चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। ये 5 बातें आपको याद रखनी है। मक्का की यात्रा करनी चाहिए। साथ ही यह सांप्रदायिक रूप से आपका फैला, जैसे शिया और सुन्नी और धर्मांतरित लोगों ने व्यवहारों में स्थानीय लोकाचारों को उन्होंने आत्मसात किया। अगर जहाँ पे लोगों ने इस्लाम को अपनाया लेकिन अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ा, जैसे आपको बंगाली जो लोग हैं अपनी भाषा को नहीं छोड़ पाए और वो इस्लाम मानते हैं। उसके बाद आप बताइए, उदाहरण के लिए खोजा इस्माइली जो है शिया आपके समुदाय के हैं, लोगों उनके विचारों का व्यक्त करने आपका नया तरीका उन्होंने अपनाया अपना। साथ ही पंजाबी, मुल्तानी, आपका सिंधी, कच्छी, हिंदी, उसके अलावा आपको गुजराती, बहुत सारे आपके जो माध्यम वहाँ पे लोकगीत गाए जाते, जिसके माध्यम से लगातार ये फैलता चला गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती हुई आपकी विषय शक्ति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आपको सूफीवाद का विकास हुआ। सबसे पहले आपको बताना है कि विशेष शक्ति के रूप विरुद्ध आध्यात्मिक लोगों को रहस्यवाद और वैराग्य में झुकाव भरा। अब लोग लगातार, आज देखिए आज भी समाज में लोग बाबाओं की ओर जा रहे हैं क्योंकि लोगों में झुकाव थोड़ा बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने आपका मुक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों को पालन करने की बात करी। सूफी ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर, भाई कुरान को जो सूफियों ने बताया वो कुरान के आधार पर नहीं बताया, जो उन्होंने समाज से सीखा समझा उसके आधार पर बताया। उन लोगों ने आपका रूढ़िवादी परंपराओं और जो आपका धर्माचार्य होते हैं जो पुराने रहे होंगे और कुरान की प्रकार से चीज़ों की आलोचना करनी भी शुरू कर दी। 11वीं शताब्दी आते आते सूफीवाद एक पूर्ण आपका विकसित आंदोलन बन गया, जिसका सूफी और कुरान से आपका जुड़ा अपना ही एक साहित्य था। सूफी अपने को एक आपका संगठित आपका समुदाय खानका के इर्द गिर्द आपके स्थापित करते थे, जिसका नियंत्रण आपका शेख, पीर या आपका मुर्शिद के हाथ में था। और सूफी सिलसिला जो है शेख और मुरीद के बीच में एक कड़ी से जोड़ के रखता था। ये सारे पॉइंट आपको रखना है। सूफी मत की अगर हम बात करें, प्रमुख जो उपदेशक थे इसमें शेख मुरीदुद्दीन आपके चिश्ती और शेख निजामुद्दीन आपके औलिया थे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? आप सिंपल बताइए। बाबा गुरु नानक ने अपने भजनों और अपने उपदेशों में निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है। उन्होंने बाहरी आडंबरों और कुछ चीज़ों को खारिज किया है। साथ ही अनुष्ठान हो गया, मूर्ति पूजा होगी, हिंदू और मुसलमानों में तपस्या और धर्म ग्रंथों को नकारा। बाबा नानक के आपके जो बाबा नानक क्या किए, रब का कोई आकार नहीं है, मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं, इसकी बात करी, निराकार वाली बात ही है। और उन्होंने रब से आपके जुड़ने का सरल तरीका जो है प्रस्तावित किया। भजनों के माध्यम से दिव्य नाम का जाप और निरंतर स्मरण की बल दिया। शब्द के माध्यम से अपने विचार रखे। और बाबा नानक जो है हमारे, वो एक समुदाय का आपका आयोजन किया करते थे, मतलब एक समुदाय बनाने की कोशिश करते हैं। समुदाय इनकी कारण बना भी है, जैसे सिख कम्युनिटी आपकी है वो गुरु नानक देव जी के कारण ही बनी है। साथ ही संगत के नियमों का आपका निर्धारण और शब्दों को रागों के माध्यम से आपका गायन की बात करी।
अगला क्वेश्चन आपका है अलवार और ननार राज्य, जो ननार है वो राज्य और समाज के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए और उनके साथ ही जाति व्यवस्था का विचार क्या था उनका। सिंपल आप बताइए, राज्य और समाज जो है वो संग अलवार ननार। सबसे पहले अलवार जो है आपके ये विष्णु भक्त हैं, ननार शिव भक्त हैं, ठीक है। आप बताइए अपने इष्ट देव जो है, आप बताइए अलवार जो है वो विष्णु है, नैनार आपके शिव भक्त हैं। अपने इष्ट देव की स्तुति में आपके जो भाषा है उसमें भजन गाते थे। इन संतों ने जगह जगह अपनी यात्रा करी। तमिल क्षेत्र में प्रमुख आपके सरदारियों जैसे पल्लवों और पांडवों ने इनका समर्थन करा। उसके अलावा इसमें सबसे शानदार जो मंदिर है आपका है वो चोल शासकों ने संरक्षण बनवाया, जिसमें चिदम्बरम, तंजावुर और गंगे कोण चोलपुरम आपके शामिल है। कांसे में डाली गई आपकी शानदार मूर्तियों का निर्माण किया गया। वेल्लाल किसानों ने नायनार और अलवार दोनों को बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा और जो शासक है उन्होंने आपका भक्तों, जो आपका भक्त हैं उनका समर्थन जीतने के लिए इनका मतलब समर्थन दिया आपका, एक प्रकार से जो आपके बड़े बड़े अलवार नैनार आपके संत हैं। जाति के प्रति कैसा इनका दृष्टिकोण था, आप सिंपल बताइए। ब्राह्मणी जो विचारधारा उसके खिलाफ आवाज थी और जाति व्यवस्था पर इन्होंने विश्वास नहीं रखते थे, साथ ही सबको समान समझते थे। अगर गांधी जी की चमत्कारी शक्तियों के विषय में क्या अफवाहें फैल रही थी। पहली बात तो ये कि गांधी जी के पास स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति, मतलब गांधी जी किसी भी पुलिस अफसर को या स्थानीय अधिकारी को बिल्कुल उसकी बात को काट सकते हैं या उसकी बात को हटा सकते हैं। दूसरा, गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के साथ या उनके घर में रहस्यमय रूप से आपके गिर गए हैं, उनकी फसलें चौपट हो गई हैं। गांधी बाबा, गांधी महाराज, गांधी महात्मा जैसे लोगों से नामों से उन्हें पुकारा जाने लग गया। गांधी का विरोध करने वालों को भयंकर परिणाम, उनकी बातें, अब जो चीज़ें हैं वो भिन्न भिन्न की कहानियां बनाने लगे थे गांव वाले लोग। अगला क्वेश्चन आपका है मुगल साम्राज्य जो है वो हृदय स्थल उसका राजधानी नगर थे। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए 16वीं 17वीं शताब्दी में आपका मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होती हैं, जिसमें बाबर ने आपका क्या किया, लोधियों की राजधानी आगरा से अधिकार कर लिया। आपका 1560 के दशक में बाबर ने क्या किया, आगरा से किले का निर्माण करवाया और 1570 में आपका अकबर ने क्या किया, फतेहपुर सिकरी की ओर राजधानी बनवा ली, नई राजधानी। 1885 में उत्तर पश्चिम की ओर नियंत्रण करने के लिए उसने लाहौर आपका राजधानी स्थानांतरित कर दी और 1648 में शाहजहां ने क्या किया, दिल्ली के प्राचीन रियासी नगर में शाहजहानाबाद नामक आपका स्थापना करा, जहां लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार और अभिजात वर्गों के बड़े बड़े घर आपके बना दिए गए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्हीं 6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की आपकी जो भूमिका है उसको बारे में आपको बताना है। भाई सिंपल आपको बताना है वो 6 लोग कौन हैं। सबसे पहले आपके हैं नेहरू जी। नेहरू जी ने आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और राष्ट्रीय ध्वज के आपका जो डिज़ाइन है वो भी पेश किया था। साथ ही आपका यहाँ बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कई रिपोर्ट का प्रारूप आपके लिखने में, कई आपकी विरोधी विचारों में आपका सहमति बनाने में आपका काम किया। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सभी चर्चा को आपका रचनात्मक दिशा में ले जाने के लिए, सभी को अपनी बात रखने के लिए मौका दिया और उनकी ये जिम्मेदारी थी। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और एवं 25 केंद्रीय आपके विधि मंत्री थे। साथ ही आप बताइए यहाँ पर V.N. राव आपके भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, कई चीज़ों पर चर्चा किया। S.N. मुखर्जी आपके योजनाकार, जटिल प्रस्तावों को आपके व्यक्त करने में सक्षम थे और K.M. मुंशी आपके प्रारूप का सुझाव देते हैं, प्रारूप समिति का। अगला क्वेश्चन आपका आता है गांव में जोतदारों की शक्तियों की ताकत। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोतदारों की शक्तियां क्यों बढ़ रही थी। भाई जोतदार आपके जो है वो गांव में ही आपके रहते थे, जमींदारों की अपेक्षा। जमींदार आपका शहर में, जोतदार आपका गांव में, तो सीधा उस पर नियंत्रण जोतदारों का था और स्थानीय व्यापार और साहूकारों पर उनका कब्जा था और राजस्व भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जो ज़मीन है वो नीलाम कर दी गई थी और जमींदार की ज़मीनों को जोतदार आपको खरीद लिया करते थे। पॉइंट आपको बताने हैं। आपका विवरण है, पढ़ते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहली बात तो जो बुकानन है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, उसने कुछ भी भारतीय समाज के बारे में लिखा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका अधिकारी है, मतलब अपने बारे में सही लिखेगा। कंपनी को उसमें हिदायत दे दी कि उसने क्या देखना है, योजना और लिखना है। भैया कंपनी ने उससे ऑलरेडी बता रखा हो क्या देखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। साथ ही आपका जो आपका विषय उसने लिखा उसमें फेरबदल करके अधिक आपका उत्पादक बनाया जाए। कौन सी फसल आपके एक प्रकार से की जाए और कौन से पेड़ काटे जाए, कौन से आपके उगाए जाए। वे वनवासियों की जीवन शैली का आपका आलोचक और वनों की कृषि और योग्य भूमि पर बदले का समर्थक था। ये भैया जो आपका वन योग्य भूमि है उसको कृषि में आपको बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आता है नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्यों कहा जाता है। आपको उदाहरण देना है। सिंपल आप बताइए कि एक महत्वपूर्ण आपका संगठन थी जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के आदर्शों को परिभाषित किया गया। उसने भारत को एक आपका संप्रभु गणराज्य आपके होने की घोषणा करी
और इसने अपने नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता की गारंटी दी। साथ ही आपका अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को, दबे कुचले वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा के लिए आपका उपाय सुनिश्चित किए। ये पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। साथ ही गांधी जी ने आपका हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने पर जोर दिया। कैसे, आप बताइए। हिंदुस्तानी भाषा पर जोर गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने महसूस किया कि भाषा एक ऐसी चीज़ है जो आम लोगों को आसानी से समझ आ जाए, और हिंदुस्तानी आम एक ऐसी भाषा जो लोगों को आसानी से लोकप्रिय बन सकती है। साथ ही वह एक सामान्य भाषा थी और विविध संस्कृति के लोग मेलजोल में समृद्ध थी। और हिंदुस्तानी जैसे आपके बहु संस्कृति और हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण लोगों के जो एकजुट भी कर सकती है। साथ ही आपका ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि जयपाल ने संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए क्या दलील दी और क्यों दी और क्या इसमें बात कही। आप बताइए। जयपाल ने आपका उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि आदिवासियों की रक्षा के लिए आपका साथ साथ आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आपका सुनिश्चित की जाए। साथ ही आदिवासी एक आपका संख्यात्मक अल्पसंख्यक थे, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। जनजातियां आपकी जो थी अपनी ज़मीन से दूर हो गए और उन्होंने आप अपनी प्रकार से बस्तियां बसाई और वे अपने जंगलों और चारागाहों के वंचित हो गए। नए नगरों आपके जो घर हैं उनकी खोज के लिए मजबूर हो गए। साथ ही आपका वे पिछड़े माने जाते थे। आदिवासी को बाकी समाज से अलग कर दिया गया और सिंह के भावनात्मक जो आपकी चीज़ें हैं वो भौतिक दूरी आपकी लगातार भौतिक दूरी भी लगातार आपकी बनने लग गई। साथ ही आदिवासी को बाकी समाज से अलग कर दिया गया था। इसके बाद आप एन जी रंगा द्वारा संविधान सभा में अल्पसंख्यक जो शब्द है उसका व्याख्या कीजिए। आर्थिक स्तर पर किए जाने वाली बातें। तो एन जी रंगा एक समाजवादी नेता थे और वे चाहते थे कि अल्पसंख्यकों की व्याख्या आर्थिक दृष्टि पर की जाए। और असली अल्पसंख्यक जो है वो गरीब कुचले वर्ग के लोग हैं और गांव के गरीब लोगों के लिए संविधान द्वारा दिए गए कानूनी अधिकार निरर्थक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में आपका अनावश्यक था जहां अधिकारों का आनंद लिया जा सके। साथ ही गरीब शोषित और दबा कुचला आपके महसूस करते थे। आदिवासी पारंपरिक जो आप कानून है उनका उल्लंघन किया जाता था और व्यापारियों द्वारा उनकी ज़मीनें छीन आपके ली जाती थी। आदिवासियों के साथ आपको गुलामों का व्यवहार किया गया, उन्हें मतलब बिल्कुल ही आज़ादी नहीं थी। साथ ही आपका साहूकारों ने गरीब आदिवासियों को शोषण भी किया। सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में कि आपका प्रभावशाली दलील क्या दी। आप बताइए। संविधान सभा के जो आपके मद्रास के बी पोकर बहादुर हैं उन्होंने एक दलील दी, कहा कि हर आपके जो अल्पसंख्यक है हर जगह मौजूद हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। एक राजनीतिक आपके ढांचा आवश्यकता है। साथ ही बहुमत के साथ साथ अल्पसंख्यक को भी आपका समान भाव मिलना चाहिए। समुदायों के बीच आपका मतभेद कम होने चाहिए। साथ ही अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो आपका माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। अल्पसंख्यक की आवाज़ को आपका सुना जाए और उन पे चीज़ों पर विचार किया जाए। साथ ही केवल पृथक निर्वाचिका सुनिश्चित आपका कर सकती है देश के शासन में मुसलमानों की आवाज़ भी सुनी जाए। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि भारत के विभाजन के कारण राष्ट्रवादी नेता जो हैं पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव में आपके भड़कने लगे थे। इस बात में आपको बताना है। सबसे पहले आप बताइए कि राष्ट्रवादी जो नेता है वो आपके पृथक निर्वाचिका का जो प्रस्ताव है उस पर भड़क जाते हैं। उन्हें गृह युद्ध, दंगे और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। बी कुपोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के लिए पक्ष में थे। साथ ही पृथक निर्वाचिका पर विचार संविधान के सभी राष्ट्रवादियों में गुस्सा और निराशा पैदा की। अंग्रेजों ने इसका संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेल दिया और फूट करो और राज करो की नीति मतलब जन्म दिया। ये सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। डॉक्टर आपका संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शक्तिशाली केंद्र बनाने में बहस क्यों की। भाई देखो, देश जब आज़ाद होता है ना तो देश में बहुत सारी विविधताएं थी, आज भी बहुत सारी विविधताएं। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, आज अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर ज़्यादा मजबूत ना हो तो देश का विभाजन हो जाएगा। सेम वही चीज़ हमारे उस समय के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने यही बात सोच करके बातें रखी थी। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि वो प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष हैं और वो चाहते हैं कि मजबूत और आपका एकजुट आपका केंद्र चाहते थे। 1935 में भी आप जो अधिनियम है उसमें भी आपके अंतर्गत केंद्र जो है बहुत मजबूत आपका उसमें आपको था उसमें, और केंद्र को शक्तिशाली मजबूत बनाना चाहिए ताकि वह सांप्रदायिक जो उन्माद है मतलब जो संघर्ष है उसको कम कर सके, उसको रोक सके। साथ ही गोपाल स्वामी अय्यर ने भी आपका केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपका तर्क दिया। साथ ही आपका बालकृष्ण शर्मा ने तर्क दिया कि केवल एक मजबूत केंद्र ही देश हित में योजनाएं बना सकता है। साथ ही सांप्रदायिक हिंसा में मजबूत आपका केंद्र रहेगा तो आप संघर्षों को समाप्त कर पाएगा। और केंद्र और राज्य की शक्तियों को, अगर हम बात करें सरकारों की शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया। 3 सूची आपको पता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये पॉइंट आपका हड़प्पा वासियों के निर्वाह के क्या तरीके थे।
तो आपको सिंपली बताना है कि हड़प्पावासी जो अनेक प्रकार से आपके जो पेड़ पौधे उनसे अपने जो आपका उत्पाद प्राप्त करते थे, मांस मछली का मतलब सेवन करा करते थे, साथ ही आपका जले हुए अनाज आपके जो है वो और बीज बोने के मतलब उदाहरण है, तो मतलब कृषि भी किया करते थे। और उसके अलावा बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से अनाज मिले हैं, तो आपके चना मिला है, गेहूँ है, जौ, आपका सफ़ेद तिल है, और उसके अलावा दाल है, और आपका बाजरे जो है आपको गुजरात के मिले हैं, और आपको चावल थोड़ा कम मिला है, मतलब वो लोग चावल कम खाते होंगे। साथ ही जानवर भी आपके अनेक प्रकार के मिले हैं, जिसमें भेड़, बकरी, सुअर और आपके पालतू थे। उसके अलावा सुअर, घड़ियाल और आपका हिरण जो है जंगली हुआ करते थे। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी, मतलब जल निकास प्रणाली थी। आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। सड़क और जो नालियाँ एक ग्रिड पद्धति पर आपको बनाई थी, दोनों समकोण पर काटती थी। साथ ही पहले आपकी गलियाँ और जो आपकी नालियाँ हैं बना दी जाती थी, फिर आपके घर बनाए जाते थे। साथ ही घर की एक दीवार जो आपकी है वो गंदे जो नाली है उससे मिला दी जाती, ताकि जो गंदा है पानी है वो आपका बाहर निकल जा सके। ये आगे हमने बताया हुआ एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था ऐसा ही। अगला एक क्वेश्चन आपका विजयनगर साम्राज्य में नायकों पर एक टिप्पणी और अमर नायक प्रणाली जो है उस पर आपको बताना है। आप बताइए। जो नायक हैं वो किलों पर नियंत्रण रखते थे। दूसरा, उनके पास सशस्त्र आपके समर्थक थे। आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब भ्रमणशील हुआ करते थे। साथ ही कई बार बचने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में थे, और अक्सर किसान भी इनकी सहायता किया करते थे। और ये कन्नड़ आपका तेलुगु और कन्नड़ भाषा आपका बोलते थे। अमर नायक कौन थे? ये आपकी अमर नायक जो है वो आपकी दिल्ली की एकता प्रणाली से आपकी प्रभावित है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे और प्रशासन के लिए इन्हें राज्य क्षेत्र दिया जाता था। किसानों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से भू राजस्व इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद अपने व्यक्तिगत उपयोग, घोड़े, हाथियों के रखरखाव के लिए, बाकी बचा जो भी है वो राजा के लिए एक बार वर्ष में जरूर मिलते थे। तो राजस्व कुछ भाग जो है मंदिरों की सिंचाई के निर्माण के लिए रखरखाव करते थे, बाकी कुछ अपने लिए, और बाद में लास्ट में एक बार राजा से जरूर मिलता कि उसे भेज दें और अपनी स्वामी भक्ति को दर्शा सके, दिखा सके। अगला क्वेश्चन आपका है अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों होता है, क्या कारण होते हैं? आप बताइए। सबसे पहले कि अवध में आपका 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1801 में उसमें सहायक संधि लाभ दी गई थी। नवाब की सेना को भंग कर दिया गया था। नवाब की जो रियासत है उसमें सैन्य टुकड़ियाँ अंग्रेजों की थी। अवध की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी, इसलिए वो वहाँ पर मतलब कब्जा चाह रहे थे। साथ ही अवध की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी, इसलिए उनकी गंदी नज़र मतलब थी, वो कब्जा करना चाह रहे थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा करना भी एक बहुत बड़ा कारण आपका असंतोष का रहा, और लगातार वहाँ पर संघर्ष जो है हो जाएगा आपका। और ये कहा गया कि जो तालुकदार है, राजकुमार है, वो सारे के सारे मिल जाते हैं और फिरंगी राज जो है हमारी दुनिया को ख़त्म कर रहा है, इसलिए वो उसके विरोध में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वीं रिपोर्ट क्या है, इसकी क्या सिफारिशें हैं? आप बताइए। 1800 आपका 13 में आती है। इसमें आपका 1002 पृष्ठ आपके हैं। 800 से अधिक पृष्ठों पर आपका ज़मींदारों और रैयतों की अर्जियाँ हैं, और ख़ास करके इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार भारत में और चाइना में उसके व्यापार से संबंधित बातें हैं, जिसमें ब्रिटेन के उद्योगपति जो है वे निर्माता हैं, वो बाज़ार में आपका जो भारत खुलवाने के लिए उत्सुक थे कि भारत में वो लोग भी आ जाएं। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो है कुप्रशासन की, अंग्रेजी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कुप्रशासन की दबा करके आलोचना यहाँ पर की गई है 18वीं इसमें रिपोर्ट में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसको तैयार किया था प्रवर समिति ने। किसने? प्रवर समिति ने। ये पॉइंट सारे के सारे आप याद रखो रफली, तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 1857 के विद्रोह को एकता बनाने के लिए क्या काम किया गया? तो भैया एकता बनाने के लिए आपका दोनों धर्मों में, जाति वर्गों में आपका घोषणाएं की गई, और मुस्लिम नवाबों में, राजकुमारों ने क्या किया कि हिंदू जो भावनाओं का ध्यान रखा, और महावीर का भी नाम मतलब मुसलमान में जो आपका है उसमें आपका महावीर का नाम भी आपका ऐड करा। साथ ही बादशाह की तरफ से जारी जो भी आपके पत्र हैं उसमें महावीर और मोहम्मद का नाम लिया गया। विद्रोह को, एकता को समाप्त करने के लिए 50,000 जो है वो आप अंग्रेजों ने ख़त्म मतलब किया था, जो कि आपका असफल साबित आपका रह जाता है, मतलब कोई विद्रोह नहीं होता दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में आपको चित्रों से क्या पता चलता है? तो आप बताइए। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1857 का जो विद्रोह है उसमें आपको जोसेफ नोएल जो पैटर्न है, जो कि 1859 में आपका बनाते हैं, जिसमें किस प्रकार से महिलाओं को, आपको बच्चों को असहाय दिखाया गया है। चित्र में बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं, बहुत डरे हुए दिख रहे हैं। एक और चित्र है जिसमें आपका टॉमस जॉन्स बाकर है, जिसमें आपका रिलीफ ऑफ लखनऊ है, और ये भी आपका 1859 में ही बना था, जिसमें आपका दिखाया जा रहा है कैसे आपका लखनऊ में जो विद्रोही हैं उनको दबाने के लिए अंग्रेज अफसर आ जाते हैं, उन्हें बचा लेते हैं। 4 का नाम आपको बताना है। सबसे पहले आपका वहाँ पर रहते हैं हेनरी लॉरेंस, जो कि मारे जाते हैं। बाद में आपका इसमें जेम्स ऑट्रम, और उसके अलावा एक आपते हेनरी हैवलॉक आते हैं, वो दोनों विद्रोहियों को तितर बितर कर देते हैं, हटा देते हैं।
लास्ट में आपका कैम्पबेल आते हैं जो कि इस मामले को बिल्कुल संभाल लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। नमक सत्याग्रह, गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक सत्याग्रह को ही क्यों चुना? पहली बात तो नमक सत्याग्रह है क्या, और गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक सत्याग्रह को मुद्दा क्यों बनाया? आप बताइए। ये आपका सविनय अवज्ञा आपका आंदोलन है, जिसमें आपको बताना है 12 मार्च 1930 को शुरू होगा और 6 अप्रैल आपका 1930 को खत्म हो जाएगा, जिसमें लगभग 24 दिन के आसपास आपका चलता है। अब नमक जो होता है सत्याग्रह शुरू इसलिए किया ताकि नमक जो है वो उत्पन्न आपका, इसको नमक कानून को तोड़ सकें और समुद्र की ओर बढ़ते हैं। अब नमक जो है एक आधारभूत आपका है और नमक सभी के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए गांधी जी ने ऐसे मुद्दे को अपनाया जो सभी समाज को एकजुट कर सके, एक साथ ला सके एक प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपको क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन है और इसकी एक आम हिंदुस्तानी इसमें शामिल था। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन आपका सही में था क्योंकि इसमें आपका छात्र, किसान, मजदूर आपका बड़े पैमाने में शामिल हुए और इसमें आपके जो नेता रहे, इसमें गांधी, आपका जवाहरलाल नेहरू, ये सारे हमारे नेता इसमें शामिल थे। लेकिन इस सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो आम जनता उसने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था। अब आप बताइए कब शुरू हुआ? आपका 8 अगस्त 1942 को, और भारतीय कांग्रेस कमेटी की आपके बम्बई अधिवेशन के बाद गांधी जी ने कहा था कि इसका मकसद आपका भारत से ब्रिटिश जो शासन है उसको आज़ाद कराना है। साथ ही आंदोलन में आपका एक चीज़ यूज़ की गांधी जी ने, करो या मरो, मतलब इस आंदोलन में छात्रों को कॉलेज को छोड़ देने की, और कि भैया आप विद्रोह करो, आप संघर्ष करो तो ही हमारा कुछ हो पाएगा। सारी बातें यहाँ पर मतलब यूज़ की गई और काफ़ी सरल रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत आज़ाद भी हो जाता है आपका। एक क्वेश्चन आपका, जोतदार कौन होते हैं? जोतदार हमने जैसा बताया आपका फ्रांसीसी बुकानन ने उत्तरी बंगाल में दिनाजपुर में आप जो अमीर किसान हैं, आपके अमीर किसानों को जोतदार कहा है। इनके पास कई बार हज़ारों एकड़ में आपकी ज़मीनें हुआ करती थी और स्थानीय आपका जो व्यापार है, साहूकार अनपन के नियंत्रण था, तो किसानों पर भी ये प्रकार से इनका नियंत्रण अपने आप हो जाता था। कई बार इनकी जो ज़मीनें, बड़ी बड़ी ज़मीनें, उस पर आपका जो किसान है वो बटाई पे काम करते थे, उनको फ़ायदा होता था। साथ ही ये ज़मींदारों को, मतलब जो किसान है उनके ज़मींदार को कर देने से मना करते ताकि किसान, ज़मींदार की जो ज़मीन है नीलाम हो और ये लोग उसको खरीद ले। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बनाते बनाते सुबह के लगभग मान के चलो, सुबह के भाई 4:30 आपका AM हो चुका है और वीडियो भी कंप्लीट है। लगभग मैं अब थोड़ा सा सो जाऊँगा, बाद में इसको थोड़ी एडिटिंग करके सुबह 8, 9, 10 तक आपको अपलोड कर दूँगा। तो 10 तक आपको इस वीडियो देखने को आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर आप दबा दो। तो इससे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।